हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आपकी तैयारी को बूस्ट देने के लिए एक और वीडियो के साथ मैं एक बार फिर से पेश हूं। हम बात करने वाले हैं इंडियन पॉलिटी में पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। जैसा कि आपको पता है कि हम एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम को रन कराते हैं या फिर उसको फॉलो करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, सिंपल सा, प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था आपको कि एग्जीक्यूटिव्स है ना, वो रिस्पॉन्सिबल है सीधे लेजिस्लेचर के लिए कि लेजिस्लेचर में पहले मेंबर बनो, चाहे स्टेट लेवल पे बनो चाहे सेंट्रल लेवल पे बनो। इसका मतलब पहले आपको एमपी या स्टेट लेवल पे एमएलए बनना पड़ेगा और फिर उसके बाद में आपके पास में मेजॉरिटी है ना, तो आप सरकार बनाओ, ठीक है ना। और आप सरकार हो तो आप डेफिनेटली लेजिस्लेचर के पार्ट हो और लेजिस्लेचर जो है वो फिर आपसे सवाल जवाब करेगी और यही सिस्टम होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो बेसिकली हम यहाँ पर बात जो करने वाले हैं वो कुछ ऐसा ही प्रोविजन है कि जब लेजिस्लेचर में कोई भी बातचीत होती है या कोई भी काम होता है तो वहां पर एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा कोई काम किया जा रहा है, जैसे कोई बिल लाया जा रहा है, तो ओपोजिशन का काम क्या है भाई, सीधी बात है, उन पे सवाल उठाना, उनसे सवाल जवाब करना, या कोई सजेशन हो तो सजेशन दे देना। और फिर उसके बाद में वोटिंग होती है और वोटिंग होने के बाद में वो जो भी प्रपोजल, रेजोल्यूशन जो भी लाया गया था बिल, वो आपका एक्ट बन जाता है। तो ये एक सिंपल प्रोसेस हम नॉर्मली देखते हैं पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में। पर आपको पता है कि इतना आसानी से थोड़ा काम चलता है। वहां पर आप देखते हो कि कई बार जैसे स्पीकर बैठे हैं तो स्पीकर के सामने जो वेल है वहां पर ऑपोजिशन वाले मेंबर आकर के पैम्पलेट्स उड़ा रहे हैं, डायलॉग बाजी कर रहे हैं, या फिर एक तरीके से ऐसे स्टेटमेंट्स दे रहे हैं जो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर हाउस की गरिमा के खिलाफ जाता हुआ दिखाई देता है। तो उस परिस्थिति में कुछ एक्शन जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के द्वारा लिए जाते हैं। कई बार हमें पता है कि लोकसभा जैसे हाउसेस की बात करें जहां पर मेंबरशिप आपके पास में 550 के लगभग हो, तो वहां पर किसी भी बिल या किसी भी मुद्दे के ऊपर इतना डिटेल में बातचीत करना पॉसिबल नहीं हो पाता है जितना कि आप कुछ स्पेशलिस्ट इंडिविजुअल्स को साइड में अपॉइंट करते हुए एक छोटी मिनी पार्लियामेंट, जिनको हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री कमिटीज, वो कमिटीज कॉन्स्टिट्यूट करके वो काम कर लें। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हम इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पूरा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल हमारा दैट इज जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, जेपीसी। देखो अभी रिसेंटली आपको पता ना, अडानी ग्रुप वाला वो केस निकल के आया था कि अडानी ग्रुप जो है वो मैनिपुलेशन करता है, अपनी ही दूसरी बाहर एग्जिस्टिंग कोई कंपनी है उसी से लेन देन कर लेता है। मान लो फॉरेन में कोई अडानी की कंपनी है, ठीक है, और अडानी कंपनी इंडिया में ऑपरेट कर ही रहा है, तो बोला अपने प्रोडक्ट को उन्हीं को बेचता है, उन्हीं से खरीदता है और अपनी जो शीट है या बैलेंस शीट है उसको हाई दिखा करके अडानी जो है वो इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा फॉल्ट है। ये बेसिकली मोर और लेस हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बेसिस पे ये बात निकल के आई थी। तो ओपोजिशन पार्टीज का ये मानना था कि इस पूरे मुद्दे की इन्वेस्टिगेशन जो है वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के द्वारा होनी चाहिए। अब जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी अपने आप में नाम में ही इसकी डेफिनेशन आ रही है। इसका मतलब कि आप लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स की एक कमेटी बनाओ और वो कमेटी जो है उस पूरे मुद्दे को इन्वेस्टिगेट करेगी। और ये डिमांड ऑपोजिशन पार्टीज के द्वारा की गई कि अडानी वाले मुद्दे को इसी तरीके से हमें कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तो हमारे लिए यहाँ पर बेसिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में जानना जरूरी होता है और फिर हम समझेंगे जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में। देखो पार्लियामेंट्री कमिटीज होती है ना, वो जनरली ऐसा है कि जब हम किसी भी हाउस की बात करें, लोकसभा या राज्यसभा, तो वहां पर आपको पता है कि एक बिल के बारे में या कोई भी अगर मुद्दा आ गया तो उसको बहुत माइन्यूटली स्क्रूटनाइज करना, उसके बारे में पूरी डिटेल निकालना, ये बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि अगर आप 550 या 250 मेंबर्स को आप बोलने के लिए अलाउ करोगे ना, तो वो केवल एक ही बिल पे मामला चलता रहेगा और 1 महीने से ऊपर का टाइम निकल जाएगा। तो क्या प्रोडक्टिविटी निकल पाएगी? नहीं। तो इस चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए कमिटीज का जो कॉन्सेप्ट है वो आ जाता है, जहां पर क्या होता है कि आप जो राज्यसभा या लोकसभा के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, जैसे लोकसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन हो गए? स्पीकर ऑफ लोकसभा। राज्यसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन हो गए? वहां के चेयरमैन, जो कि वाइस प्रेसिडेंट होता है ना। तो ऐसे में इनके द्वारा एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी जाए, जो कमेटी क्या करेगी कि उस पर्टिकुलर बिल या पर्टिकुलर इशू को माइन्यूटली चेक कर पाएगी। और उन कमिटीज में आप किसको बिठाओगे? एक्सपर्ट्स को, जिनको नॉलेज है। अब आपको पता है कि लोकसभा राज्यसभा में जितने भी लोग हैं उन सबको क्या एक ही चीज के बारे में पूरा एकदम परफेक्टली पता है? जैसे यहाँ पर स्टॉक मैनिपुलेशन की बात आ गई, तो क्या सारे एमपीज एक्सपर्ट है स्टॉक एक्सचेंज के बारे में जानकारी रखना और उनकी माइन्यूट चीजों को डिटेल आउट करना? मुश्किल होता है ना। तो ऐसे में जिन लोगों को पता है, ठीक है, जिन एमपीज को, तो उनका एक ग्रुप बना करके
जो कि दोनों की तरफ से आ जाएंगे, लोकसभा की तरफ से भी और राज्यसभा की तरफ से। तो बोले इस तरीके की हमें कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर देनी चाहिए। ये जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने का मामला होता है ना, इससे क्या होता है कि आपका जो एडिशनल बर्डन है लोकसभा राज्यसभा में वो आप रिड्यूस कर पाते हो। दूसरी बात कि ये जो प्रोविजन है इस तरीके का कमेटी कॉन्स्टिट्यूशन का, ये देखो हमने ब्रिटिश पार्लियामेंट के मैकेनिज्म से अडॉप्ट किया, वहां पर ऐसा होता है। फिर बात आती है कि ये पावर्स कहां से ड्रॉ करती है या कमिटीज का काम करने का तरीका जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन्ड है क्या? देखो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 105 जो कि स्पेशल प्रिविलेजेस देता है, ठीक है, जो भी एमपीज होते हैं या फिर हम विधानसभा की बात करें तो एमएलएज होते हैं, तो उनको क्या दिया जाता है कि भाई आप बिना किसी डर के अपने हिसाब से अपना ओपिनियन दो। हाँ, वो बात ठीक है कि हाउस की जो रूल्स रेगुलेशंस है उनको ब्रीच नहीं करना है। ऐसे नहीं कि हाँ जी आपको फ्रीडम या फिर प्रोटेक्शन मिली हुई तो आप कुछ भी बोलोगे, है ना। आर्टिकल 105 ये कहता है कि जो मेंबर ऑफ हाउस हैं, जैसे लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों, तो उनको कुछ प्रिविलेजेस दी हुई है, विशेष अधिकार, कि वो अपनी बात को खुल करके कह सकते हैं, सरकार से खुल के सवाल पूछ सकते हैं और किसी भी बात को अपने हिसाब से ओपनली कह सकते हैं, पुट अप कर सकते हैं। बट पॉइंट ये आता है कि वो विद इन द लिमिटेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस रूल बुक, ठीक है। और इसके अलावा आर्टिकल 118 वो ये कहता है साफ साफ कि पार्लियामेंट जो है वो अपने खुद के बिजनेसेस को रन कराने के लिए अपने खुद के रूल रेगुलेशंस बना सकती है। तो बेसिकली पार्लियामेंट के अंडर में ही लोकसभा राज्यसभा और इन्हीं के द्वारा फिर वहां पर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं उनके, तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का अगेन वो जो बैठता है मेन कुर्सी पे, ठीक है, जो है आप कह सकते हो चेयर पे बैठता है मेनली, है ना। स्पीकर एंड राज्यसभा के चेयरमैन हो गए, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, तो उनके द्वारा ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी जाएगी। तो आर्टिकल 118 इस तरीके से पार्लियामेंट को एम्पावर करता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो पार्लियामेंट्री जो कमिटीज होती है ना, इनको दो पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होती है स्टैंडिंग कमिटी। स्टैंडिंग कमिटीज का मतलब जो मोर और लेस परमानेंट नेचर की होती है, जैसे आपने फाइनेंशियल कमिटीज का नाम सुना होगा, डिपार्टमेंटल स्टैंडिंग कमिटीज का नाम सुना होगा। वो जनरली क्या करती हैं, वो उनका काम मतलब लगभग पूरे साल चलता रहता है, ठीक है, कि हाँ भाई किसी डिपार्टमेंट का कितना क्या पैसा आया है, किस डिपार्टमेंट में क्या काम हो रहा है, उसको चेक करना, फिर सरकार से सवाल जवाब करना, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं ये कमिटीज करती रहती हैं। तो ये तो देखो मोर और लेस परमानेंट नेचर की है। और दूसरी आपकी होती है एडहॉक कमिटीज। एडहॉक कमिटीज का मतलब क्या होता है, वो कमिटीज जिनको आप किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए कॉन्स्टिट्यूट करते हो और फिर उस पर्पस को पूरा होते ही वो कमिटी भी खत्म हो जाएगी। तो यहां पर ये जो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की हम बात कर रहे हैं ना, जेपीसी, ये किसी पर्टिकुलर एक मुद्दे को लेकर के कॉन्स्टिट्यूट करने की बात हो रही है कि अडानी ग्रुप ने जिस तरीके से मैनिपुलेशन किया उसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, ये बात कही ऑपोजिशन ने, ठीक है। तो ये एक तरीके की कैसी कमेटी हो गई, एडहॉक कमेटी। कई बार इस तरीके से घुमा फिरा के भी सवाल पूछ लिए जाते हैं। ध्यान हमेशा रखना है कि जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में लोकसभा राज्यसभा दोनों की तरफ से रिप्रेजेंटेटिव होंगे। और नंबर 2, इसमें जनरली अगर देखा जाए ना तो मेंबर्स फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। यहां पर डिसाइड ये करना होता है कि आपको कहां पर कौन सा मुद्दा आ रहा है। फॉर एग्जांपल देखा जाए तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी जो होती है ना, उसमें राज्यसभा के जितने मेंबर्स आते हैं ना, उसके लगभग डबल होते हैं लोकसभा से। इसका मतलब राज्यसभा से अगर 10 मेंबर्स को आप ले रहे हो किसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में, तो लोकसभा में से लगभग 20 जनों को वहां पे लिया जाता है। फिर ये 30 जने मिलकर के उस पर्टिकुलर इशू को फिर इन्वेस्टिगेट करेंगे। अच्छा, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटीज के पास में अपने आप में बहुत पावर्स होती हैं। वो पावर्स कैसे हैं कि मान लो यहाँ पर अडानी का केस ही है, अगर ये जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की जाती है तो सीधी बात है अडानी जी को वहां पर बुला करके सवाल जवाब पूछे जा सकते हैं, ठीक है। उनसे ये भी कहा जा सकता है कि आप अपने जो भी आपके ट्रांजैक्शन है पिछले कुछ सालों के, ठीक है, वो आप हमें डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी हमें सबमिट करो। और साथ में ये कमिटीज है ना, जो भी अपना रिपोर्ट या कुछ भी तैयार करती हैं, मान के चलिए वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल होती हैं और वो कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट जो है वो फिर अपने अपने हाउसेज में वो सबमिट कर दी जाती है। फिर मुद्दा अगेन हाउस में दोबारा खुलता है ना, तब वो कमिटीज के रिपोर्ट्स के ऊपर फिर बाद में डिस्कशन होता है। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि ये जो कमिटीज के द्वारा जो रिकमेंडेशन दी जाती है, दीज आर नॉट बाइंडिंग, ये बाइंडिंग नहीं होती है। कमिटीज हमेशा सजेस्टिव अप्रोच ही देती हैं, बट यस वो मोर और लेस मान ली जाती है, वो एक बात अलग है। अभी तक देखा जाए ना तो इन कमिटीज के द्वारा बहुत से इंपॉर्टेंट केसेस को सॉर्ट आउट करने में हेल्प मिली है। फॉर एग्जांपल अगर आप मोटी मोटी बात करो तो बोफोर्स एक्ट की, अगर बोफोर्स का जो केस हुआ था
ठीक है, राजीव गांधी सरकार के टाइम पे, उस टाइम पर भी इस तरीके की जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी 1987 में। इसी तरीके से हर्षद मेहता घोटाला, ये तो अपने आप में 1992 स्कैम के ऊपर मूवी भी बन चुकी है, उस पर भी इस तरीके की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। केतन पारेख का भी शेयर मार्केट का केस था, और अब हम अडानी केस की बात भी कर लें, तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये कमिटीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया करती हैं। इन इश्यूज को सॉर्ट आउट करने में इन कमिटीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है, तो ये चीज़ हमेशा ध्यान रख लेनी है। ओके, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इन कमिटीज को कॉन्स्टिट्यूट करने का तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि एक हाउस में कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करने की बात हो गई, और मान लो कि दूसरे हाउस ने भी उसी बात को अप्रूव कर दिया, तो दोनों की तरफ से मेंबर्स आ जाएंगे और जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हो जाएगी, और फिर वो कमेटी उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करेगी। टास्क परफॉर्म होके कंप्लीट हो गई तो कमेटी भी डिसॉल्व कर दी जाएगी, ठीक है, तो ये चीज हमें ध्यान रख लेनी है। अगला आर्टिकल है एक्सपंजमेंट ऑफ प्रोसीडिंग इन द पार्लियामेंट। देखो अभी होता क्या है कि लोकसभा में इस तरीके के सिनेरियोज रिसेंट टाइम में बहुत देखे गए, और उसमें कुछ लीडर्स के द्वारा, कुछ एमपीज के द्वारा ऐसे स्टेटमेंट्स दिए गए जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में अभी तक देखा जाए तो कहीं ना कहीं इनअप्रोप्रिएट कंसिडर किए गए। तो उसके चलते फिर लोकसभा में जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, स्पीकर, तो उनके द्वारा ये एक तरीके का जजमेंट दिया जाता है, ये बात कही जाती है कि आपके द्वारा जो बात कही जा रही है उसको हम रिकॉर्ड में नहीं रखेंगे। आपने भी अगर कभी प्रोसीडिंग देखी हो तो ये चीज़ आपने नोटिस की होगी कि कई बार ऐसे प्रिजाइडिंग ऑफिसर बोल देते हैं, ठीक है। तो वो बोलने का पर्पस क्या होता है कि मान लो जो स्टेटमेंट जो दी गई है, मान लो कोई भी एमपी हैं वो खड़े होकर के कोई बात अगर बोल रहे हैं, ठीक है, और उसमें उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों का उपयोग कर लिया जो कि किसी भी हाउस में जिसमें वो स्पीच दे रहे हैं ना, तो उसकी रूल बुक के अकॉर्डिंग, वहाँ के एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स है उसके अकॉर्डिंग ठीक नहीं है, अप्रोप्रिएट नहीं है। तो ऐसे में फिर प्रिजाइडिंग ऑफिसर ये फाइनल कर सकते हैं कि भाई आपके द्वारा कही हुई जो बात है उसको हम रिकॉर्ड में नहीं रखने वाले हैं, उसको हम एक्सपंज कर देंगे। अब देखो हमें यहाँ पर समझना जरूरी है कि जो हमारे एमपीज हैं उनको कौन कौन सा अधिकार मिले हुए, किस तरीके से उनकी कही हुई बातों को जो है वो रेगुलेट करने के प्रोसेस जो है वो हमारे यहाँ पर चलते हैं। तो देखा जाए मोटी मोटी बात, तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 105 है ना, उसके तहत हमारे जो एमपीज हैं उनको आप कह सकते हो कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस मिली हुई रहती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का मतलब ये हो गया कि उनको पार्लियामेंट के मेंबर होने के नाते फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का एक एडिशनल एज मिला रहता है। वो ये रहता है कि वो अपनी मेंबरशिप के नाते या मेंबर होने के नाते कोई भी सवाल या कोई भी अपनी बात को खुल करके कह सके, और उनके द्वारा जो बात भी पार्लियामेंट्री प्रीमाइसेस में कही गई हैं उनके लिए उनको कहीं पर भी लायबल ना ठहराया जाए। कहने का मतलब है कि आप कई बार देखते हो कि जब सवाल जवाब उठते हैं तो जब टोन चेंज हो जाती है, कई बार 1-to-1 बातचीत भी करनी पड़ती है उनको कि आप ऐसा कर रहे हो, आप ऐसा नहीं कर रहे हो, इस सरकार ने ये कर दिया, उस सरकार ने वो कर दिया। तो वो स्टेटमेंट्स जो है ना उसमें आप केवल पर्सनल होकर के उन इंडिविजुअल को आप कहीं ना कहीं ये नहीं कह सकते हो कि हाँ भाई आपने ऐसा ऐसा स्टेटमेंट दिया था, अब आपके ऊपर केस चलेगा। तो ऐसे में फिर एमपीज है ना वो खुल करके अपनी बात भी नहीं कह पाएंगे, और जो एग्जीक्यूटिव्स हैं उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में लेजिस्लेचर हो जाएगी फिर फेल। फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना वो कहीं ना कहीं मामला यहाँ पे बिगड़ जाएगा। तो उसके चलते आर्टिकल 105 जो है वो स्पेशल प्रिविलेजेस देता है कि हाँ भाई अपनी बात को खुलकर कह सकते हैं, बट यस इतना खुल के भी नहीं कह सकते कि वो कहीं पर भी अपनी लिमिट्स को ही क्रॉस कर दें, क्योंकि हर एक हाउस में हर एक जगह का अपना खुद का एक डेकोरम होता है, वहाँ के कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनको प्रॉपर्ली आपको फॉलो करना होता है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए ना तो 105 आर्टिकल है, ये कहीं ना कहीं एमपीज को प्रिविलेज देता है कि वो खुल के बोल सके। बट जब वहाँ पर वो लिमिट्स क्रॉस हो जाती हैं, कहते हैं कि अनपार्लियामेंट्री या नॉन पार्लियामेंट्री स्टेटमेंट्स अगर कोई दे दे कि जो एक डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर एक लीडर को बोलने का कहते ना कि शोभा देने वाली बात है, वो शोभा देने वाली बात से अगर आप उस लिमिट को या उस बॉर्डर को क्रॉस कर दोगे तो फिर कहीं ना कहीं आपकी स्पीच को वहां पर रोकना एक जरूरत पड़ जाती है। और उसी बात को यहाँ पर कहा जाता है कि जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को डिलीट करवा देते हैं और कह देते हैं कि हम आगे से इसको रिकॉर्ड में मेंटेन नहीं करेंगे। इवन मीडिया हाउसेस के ऊपर भी इसके लिए कुछ गाइडलाइंस ऑलरेडी चल रही है। उनका ये कहना रहता है कि आप पब्लिक में उन बातों को बिल्कुल भी नहीं दिखाओगे जिन बातों के लिए ये कह दिया कि भाई इस पर्टिकुलर पोर्शन को या इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को एक्सपंज किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। और ये अथॉरिटी जो है ना
ये एक्सपंज करने की, कौन सा हिस्सा हटेगा क्या नहीं हटेगा, तो वो कहीं ना कहीं प्रिजाइडिंग ऑफिसर के हाथ में होती है। जैसे कि लोकसभा में स्पीकर हो गए और राज्यसभा में आपके चेयरमैन हो गए। तो इस तरीके से क्या हो गया कि यहाँ पर आप पार्लियामेंट में लोकसभा के स्पीकर जो हैं उनके द्वारा ऐसा एक्शन करते हुए देखा गया। अब देखो यहाँ पर हमारे इंडियन पार्लियामेंट की बात करें तो इस तरीके की प्रोसीडिंग कहाँ कहाँ पर किस तरीके से होती है वो अगर देखी जाए तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों के पास में इस तरीके की पावर्स हैं, वो प्रेजेंट है, अपने अपने बिहाफ पर अपने अपने एरियाज में वो एक्शन ले सकते हैं। जैसे कि आर्टिकल 105 क्लॉज 2 की बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, तो देखो एमपीज को जो कुछ भी पार्लियामेंट में बोला जाता है उसके लिए इम्यूनिटी दी हुई है। इसके चलते क्या होता है, वो अपनी बात को इजीली कह पाते हैं, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट अगर राज्यसभा की हम बात, अगर हम लोकसभा की हम बात करें तो लोकसभा में सीधी बात है कि रूल नंबर 380 के हिसाब से जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, स्पीकर हैं, वो ये देखेंगे कि जो भी स्टेटमेंट दिया गया है पर्टिकुलर एमपी के द्वारा वो क्या डिफेमेटरी है, दूसरों की मानहानि का है, या फिर इस तरीके से है कि वो कहीं ना कहीं कोड ऑफ कंडक्ट जो है पार्लियामेंट का जिस उसके हिसाब से देखे जाए तो अनपार्लियामेंट्री लग रहा है, तो उसको फिर बाद में स्टक डाउन कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा कि भाई इसको रिकॉर्ड में मेंटेन मत करना। इसके अलावा जिस भी स्टेटमेंट या जिस भी पर्टिकुलर पार्ट को, जैसे पूरा एक स्पीच है उसमें से किसी भी पार्ट को अगर वहां पर एक्सपंज किया जा रहा है तो उसको एक तरीके से नोटिफाई भी कर दिया जाता है कि कौन से हिस्से को हटाया जा रहा है। तो नोटिफाई करने का तरीका क्या होता है, उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को हाईलाइट करने के लिए एस्ट्रिक साइन, ऐसे स्टार लगा दिया जाता है और साथ में एक फुट नोट भी डाल दिया जाता है कि इसको भाई एक्सपंज किया जा रहा है, एक्सपंज्ड एज ऑर्डर्ड बाय चेयर। तो इस तरीके से क्या हो गया कि उस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को फिर उस स्पीच से हटा दिया जाएगा। तो ये एक सिंपल जो है वो एक प्रोसेस होता है एक्सपंजमेंट का। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल आ जाता है आपका, दैट इज डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। देखो पहले तो इसको हमें समझना होगा कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब क्या होता है। ये चीज जब समझ में आ जाएगी तो फिर बड़ा आसान हो जाएगा। देखो डेलीगेशन का मतलब ये होता है कि आप जो काम कर रहे हो उस काम को करने के लिए हो सकता है आपके पास में समय कम हो, तो आप क्या कर दोगे कि किसी भी इंडिविजुअल को जिस पर आपको पूरा विश्वास है, आपको लगता है कि हाँ ये कोई पर्टिकुलर जो है XYZ ये मेरे लिए काम कर सकता है, तो आप क्या कर दोगे, अपने काम को उसको दे दोगे, यार तू कर दे ये काम, है ना, पर उसकी अथॉरिटी या फिर उसके पास में कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए। तो ये एक तरीके का सिंपल प्रोसेस होता है डेलीगेशन का। तो बेसिकली यहाँ पर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आप ऐसे समझो कि जब हम कोई भी बिल को इंट्रोड्यूस करते हैं पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट में पास होने के बाद में, प्रेसिडेंट के साइन होने के बाद में वो बन जाता है बिल एक्ट। पर आपको पता है ना कि एक्ट में उस एक्ट की इंप्लीमेंटेशन से रिलेटेड रूल एंड रेगुलेशंस की भी जरूरत पड़ती है। आपको जो पार्लियामेंट से एक्ट पारित होकर के मिलता है ना, वो मोर और लेस क्या होता है, वो बेसिकली एक स्केलेटन होता है, जैसे कि हड्डियों का ढांचा बनता है ना हमारी बॉडी का, वैसा। अब एक्चुअल में अगर उस एक्ट को इंप्लीमेंट आपको करवाना है तो कहीं ना कहीं आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस भी फॉर्मुलेट करने पड़ेंगे, और वो काम पार्लियामेंट नहीं करती, और पार्लियामेंट क्या कर देती है, ये काम जो है ये एग्जीक्यूटिव्स को दे देती है। तो इस बात को लेकर के कई बार कंट्रोवर्सीज निकलती रहती है, जैसे कि ये आर्टिकल या फिर ये पर्टिकुलर कंटेक्स्ट ही उसी चीज से रिलेटेड है। होता क्या है कि 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अनाउंसमेंट किया जाता है कि जो पुराने 500 और 1000 रुपए के जो नोट हैं उसको हम आगे से लीगल टेंडर नहीं मानेंगे। अगर एग्जैक्ट डेट बताऊं मैं आपको तो वो डेट थी 8 नवंबर 2016। ठीक है, तो वो डीमोनेटाइजेशन का जो अनाउंसमेंट जो था ना, उसको लेकर के यहां पर ये पॉइंट आ रहा है कि ये काम बोला एक्चुअल में होना किसका चाहिए था, पार्लियामेंट का, बट यहां पर ये काम किसने कर दिया, एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट ने कर दिया। तो ये जो चीज है ये कहीं ना कहीं डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का पार्ट आ जाती है। बट ये बात जब सुप्रीम कोर्ट में गई तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ये बोल दिया कि देखो मॉडर्न वेलफेयर स्टेट्स के अंदर ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको बहुत सारे काम एक साथ करने को होते हैं। एक बड़ा देश है 140 करोड़ लोगों का, तो उसमें पार्लियामेंट लॉ भी बनाए और उससे रिलेटेड छोटे मोटे रूल रेगुलेशंस भी बनाए और उनको इंप्लीमेंट कराने की अश्योरेंस भी ले, तो वो देखो कहीं ना कहीं मुश्किलें हो जाती हैं। लॉ मेकिंग का प्रोसेस हो गया, फिर उसके बाद में लॉ को इंप्लीमेंट करने के लिए रूल रेगुलेशन और उसकी इंप्लीमेंटेशन, ये कहीं ना कहीं बोले एग्जीक्यूटिव्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि जो डिमोनेटाइजेशन का प्रोसेस जो 2016 में कंडक्ट हुआ था, बोलो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको आसानी से
करना पॉसिबल है। बट अगेन इसका क्रिटिसिज्म जो है वो किस तरीके से हो रहा है कि बोले यहाँ तो एग्जीक्यूटिव्स ने पावर अपने हाथ में ज़्यादा ले ली, बोलो जो काम लेजिस्लेचर का होना चाहिए वो काम एग्जीक्यूटिव कर रहे हैं। तो ये तो कहीं ना कहीं पावर सेपरेशन का जो प्रिंसिपल है, जहां पर लेजिस्लेचर जो है वो एग्जीक्यूटिव्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स करती है, उसका वायलेशन है। इस तरीके की बात हुई। बट अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट का जो अल्टीमेट फाइनल डिसीजन आया वो ये कि भाई डिमोनेटाइजेशन से रिलेटेड जो डिसीजन है वो सही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसकी बात में हमें थोड़ा तह में जाने की जरूरत है कि फिर डिमोनेटाइजेशन का डिसीजन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया तो किस बिहाफ पर लिया। अगर हम आरबीआई एक्ट की बात करें, ठीक है, आरबीआई एक्ट ऑफ 1934, ठीक है, उसके हिसाब से अगर देखें ना तो उसमें सेक्शन 26 क्लॉज 2 साफ साफ ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ये पावर है कि वो किसी भी नोट को लीगल टेंडर डिक्लेयर करे या हटाए, वो कर सकती है। कहने का मतलब कि गवर्नमेंट के द्वारा जो 8 नवंबर 2016 को डिसीजन लिया गया था कि 500 और 1000 के नोट जो है आगे से लीगल टेंडर नहीं होंगे, तो वो डिसीजन इस पर्टिकुलर सेक्शन के तहत अगर देखा जाए तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट को एम्पावर करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो काम कर दिया। बट एक्चुअल में ये काम जो है वो एक लॉ के बेसिस पे हुआ है। बस यही पॉइंट आ रहा है कि ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन है कि यहाँ पर जो काम किया गया वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, ठीक है। और इस तरीके का जो प्रोसेस होता है ये बहुत कॉमन हो चुका है। मैंने आपको बताया कि बहुत सारे काम करने होते हैं आपको एक साथ, है ना। मानो एक कानून बना तो कानून को इम्प्लीमेंट करने के लिए हो सकता है छोटे मोटे और रूल रेगुलेशन आपको बनाने पड़े। वैसे देखा जाए ना तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन से रिलेटेड केसेस भी गए हैं सुप्रीम कोर्ट में पहले भी। जैसे 1954 का एक केस है, 1959 का एक केस है, बेसिकली वो नाम है उसका हमदर्द दवाखाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। हमदर्द दवाखाना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को, या फिर आप कहोगे कि ये जो डेलीगेशन का जो मैकेनिज्म है ना, इसको बिल्कुल ही साइडलाइन कर दिया था, बोला अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। उस टाइम पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि डेलीगेशन से कुछ नहीं होता है, जो काम पार्लियामेंट का है वो काम पार्लियामेंट ही करे, सेंट्रल गवर्नमेंट या एग्जीक्यूटिव्स को वो पावर ना दे रूल रेगुलेशन बनाने की, क्योंकि फिर एग्जीक्यूटिव जो है वो अपने फायदे की ज्यादा सोचते हुए फिर काम करेंगे, फिर अकाउंटेबिलिटी कहाँ फिक्स हुई। तो 1959 हमदर्द दवाखाना केस है ना, उसमें तो देखो ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के प्रोविजन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। बट अगेन फिर 1973 में जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाइयां चल रही थी, तब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि देखो जी आजकल बहुत ज्यादा लोड है, वेलफेयर स्टेट के अप्रोच पे अगर हम चलते हैं तो सरकार हमेशा कहीं ना कहीं लोगों की वेलफेयर के लिए काम करती है। तो उस केस में गवर्नमेंट के पास में, या फिर आप कहो कि जो पार्लियामेंट के द्वारा जो कुछ भी डेलीगेशन किया जा रहा है, जो कुछ भी आप कह सकते हो अधिकार एग्जीक्यूटिव्स को दिए जा रहे हैं, उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये अपने आप में कॉन्स्टिट्यूशनली इसमें कोई प्रॉब्लम कहीं पे दिखाई नहीं देती है। तो इस तरीके से ये पूरा मामला निकल के आता है। और इसी चीज को सुप्रीम कोर्ट ने अगेन अपहेल्ड कर दिया कि यहाँ पर जो कुछ भी किया गया है ये विद इन द पावर्स है। बट यस, क्रिटिक्स का ये कहना है कि भाई यहाँ तो फिर आर्बिट्रेरीनेस आ गई, एग्जीक्यूटिव अपने मन में आया जो करेंगे, लेजिस्लेचर में तो कुछ सुनवाई नहीं हो रही है। अब सवाल ये आता है कि इसके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। तो देखो इसमें छोटी छोटी सी बात अगर करें ना, तो देखो एक तो कहीं ना कहीं लेजिस्लेचर में बहुत ज़्यादा प्रोसीडिंग डिले हो जाता है, तो उसमें बहुत क्विक डिसीजन लेना पॉसिबल हो पाता है अगर एग्जीक्यूटिव्स अपने हिसाब से डेलीगेटेड अथॉरिटी के तौर पे काम करता है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है कि एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि एग्जीक्यूटिव्स की अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं होती है ना। इवन आप खुद देखते हो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 1, 2, 3 के बेसिस पर जो ऑर्डिनेंस लाए जाते हैं कि मान लो कि लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी एक की मीटिंग नहीं चल रही है, दोनों की कोई सेशन नहीं चल रहा है, तो उस केस में अगर इमरजेंसी आ गई तो आपको लॉ लाना पड़ता है, और वो फिर आप लाते हो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के बेसिस पे, ऑर्डिनेंस प्रोमलगेशन के आधार पर। तो बोलो उसको भी जब हम नेक्स्ट जो हाउस की मीटिंग आती है तो उसमें आप एक बिल के तौर पे पारित करवाते हो। जब ऑर्डिनेंस को एक बिल के तौर पे पारित करवाते हो तो डेलीगेटेड लेजिस्लेशन को भी तो फिर कहीं ना कहीं पार्लियामेंट में लाना चाहिए, बट इसको नहीं लाया जा रहा। तो क्रिटिक्स कहते हैं तो ये तो गवर्नमेंट की मनमानी शुरू हो गई यहाँ पे। तो ये एक पॉइंट कहीं ना कहीं बन जाता है। बट आपको ध्यान रख लेना है कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का मतलब क्या है, और दूसरी चीज अभी रिसेंटली न्यूज में क्यों आया, उसके अलावा जो एडिशनल प्रोविजंस है वो हमने देख लिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ लॉ मेकर्स। ये देखो बहुत ज्यादा न्यूज में रहा। कारण क्या था कि राहुल गांधी जी जो हैं उनके द्वारा एक स्पीच दिया जाता है, और उस स्पीच में उनके द्वारा क्या कहा गया कि जो मोदीज हैं वो बेसिकली सब कहीं ना कहीं करप्ट हैं, बहुत ज्यादा कह सकते हो गड़बड़
काम करते हैं। अब उसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिए थे कि नीरव मोदी को देख लो, ठीक है, XYZ लंबी लिस्ट निकाल दी, ललित मोदी का नाम ले लिया, बोले इन लोगों ने किस तरीके से प्रीवियसली गलत काम किए थे जिसके चलते मोदी कम्युनिटी के ऊपर ही इन्होंने सवाल उठा दिए। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो गई कि इन्होंने मोदी कम्युनिटी को चैलेंज कर दिया ना, तो सूरत कोर्ट में एक केस जाता है, वो ये था कि राहुल गांधी जी ने चाहे जाने अनजाने कुछ भी कहा हो, बट उन्होंने मोदी कम्युनिटी को टारगेट करते हुए गलत बातें कह दी, जो कि कहीं ना कहीं कम्युनिटी की डिफेमेशन का कारण बनती है, उनकी मानहानि का कारण बनती है, और वहां पर दायर हो गया क्रिमिनल केस कि भाई राहुल गांधी ने जानबूझ करके मोदी कम्युनिटी को चैलेंज किया है। और उसके चलते क्या होता है, उनको फिर बाद में सूरत की कोर्ट के द्वारा 2 साल की सजा दे दी जाती है। अब 2 साल की सजा अगर दे दी जाती है ना, तो फिर बाद में आप मान के चलो कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल अगर वो MP है या MLA है, तो उनको फिर बाद में अपनी मेंबरशिप से हाथ धोना पड़ता है। तो बेसिकली कंटेक्स्ट यही है कि लोकसभा सेक्रेटरीट ने वायनाड से जो लोकसभा MP है वो कौन है, बेसिकली राहुल गांधी जी हैं, तो उनको क्या कर दिया है, एक तरीके से 2 साल की सजा मिलने के चक्कर में उनका एक तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन कर दिया। दैट मीन्स कि वो अब MP नहीं रहे हैं लोकसभा के, नो मोर MP इन लोकसभा, इस तरीके की बात कर दी। तो ये तो देखो कंटेक्स्ट था, बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि कहाँ कहाँ पर डिस्क्वालिफिकेशन और डिफेमेशन का जो मामला है वो होता है। डिफेमेशन एक सिंपल सी बात है, किसी की मानहानि करना, किसी की वैल्यू को आप डाउन करने की कोशिश करो। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि हमारे यहाँ पर जो डिफेमेशन के केस होते हैं ना, वो 2 तरीके के होते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं मैं आपको, 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है क्रिमिनल और एक होता है सिविल। सिविल में तो क्या हो गया कि आपने अगर कोई स्टेटमेंट बोला, बट वो अनजाने में इस तरीके से इंटरप्रेट कर लिया गया कि भाई किसी को प्रॉब्लम हुई उससे कि यार ये चीज नहीं बोलनी चाहिए थी आपको, और उसके चलते आपको एक तरीके से आपके खिलाफ में कोई केस दायर कर दिया, और वो भी सिविल कोर्ट में जाकर के, तो वो सिविल डिफेमेशन हो गया। और अगर किसी इंडिविजुअल के द्वारा कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दिया गया जो कि जानबूझ करके इंटेंशनली किसी को हार्म पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, तो आप ये मान के चलो वो एक क्रिमिनल एक्ट हो गया, जिसके चलते किसी इंडिविजुअल की, कह सकते हैं कम्युनिटी के ऊपर आपने अटैक किया या कुछ भी किया है, तो उसके लिए फिर आपको हर्जाना भुगतना पड़ेगा। हर्जाना क्या होता है क्रिमिनल का, या तो 2 साल की सजा या फाइन या फिर दोनों। तो इस तरीके से राहुल गांधी वाला जो केस है, वायनाड के जो MP हैं, उनका जो केस है ये क्रिमिनल डिफेमेशन का था। हमारे यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 102 क्लॉज 1 ये तो देखो MPs के डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है, ठीक है, और आर्टिकल 191 क्लॉज 1 ये MLAs के डिस्क्वालिफिकेशन की बात करता है, मतलब विधानसभा के मेंबर्स की। अब कैसे होता है वो देखो, अगर कोई भी इंडिविजुअल किसी भी हाउस का मेंबर है, जैसे कि आर्टिकल 102(1) की तहत बात करें तो लोकसभा या राज्यसभा का मेंबर हो सकता है, और उसने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ज्वाइन कर रखा है। इसका मतलब ये कि एक तरफ तो एक लॉ मेकर के तौर पर उन्होंने अपने आप को MP के तौर पे इलेक्ट करा रखा है, और दूसरी तरफ उन्होंने कुछ ऐसे काम भी कर रखे हैं जहां से उनकी अर्निंग होती है। तो वो जो चीज़ है ना, वो कहीं ना कहीं एक तरीके अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और इसके चलते उनको अपनी मेंबरशिप से हाथ धोना पड़ सकता है। अगर वो MLA हैं तो 191 क्लॉज 1 के तहत उनको हाथ धोना पड़ेगा, या फिर ये मानो कि अगर वो मेंटली थोड़े से डिस्टर्ब्ड हैं, या फिर उनकी सिटीजनशिप में कुछ घपला पकड़ा गया। कुछ दिनों पहले शायद आंध्र प्रदेश में कहीं पर एक इंडिविजुअल, ठीक है, उनके द्वारा आंध्र प्रदेश असेंबली में MLA भी बन गए, और फ्रांस की भी उनके पास में सिटीजनशिप मिली थी, तो ऐसे में फिर उनकी मेंबरशिप जो थी वो खत्म हुई थी, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास में आर्टिकल 102 क्लॉज 1 पार्लियामेंट, आर्टिकल 191 क्लॉज 1 आपके लिए जो आपकी विधानसभा उससे मेंबरशिप से खत्म करने की प्रोविजन है। अगर आप ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में पाए गए, अगर आप मेंटली साउंड नहीं हो, अगर आपके ऊपर कर्जा है और कर्जा आप चुका नहीं रहे हो और ये साबित हो चुका है, इंसॉल्वेंट हो, और हो सकता है कि आपके पास में इंडियन सिटीजनशिप ही साबित नहीं हो पा रही है, तो आपको अपनी मेंबरशिप छोड़नी पड़ेगी। इसके अलावा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 10th शेड्यूल, ठीक है, 1985 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुई थी, जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ भी बोलते हैं। उसके आधार पर भी मेंबरशिप जो है वो आपकी जा सकती है। इनको हम डिटेल में देखने वाले हैं, ध्यान रखना। और इसके अलावा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951, उसमें भी अगर किसी के खिलाफ में कोई क्रिमिनल केस चल गया, जैसे राहुल गांधी वाला केस अभी हमने देखा, ठीक है, तो भी उनको अपनी मेंबरशिप से हाथ धोना पड़ेगा। तो राहुल गांधी वाला एलिमिनेशन कहाँ से हुआ है? इसके रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951 के अंडर। क्यों? क्योंकि 2 साल की सजा उनको हो गई ना क्रिमिनल केस के चलते, तो इसके चलते वो बात अलग है। फिर उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया था उनको कि हाँ ठीक है, आपने जो स्टेटमेंट दिए थे वो एक तरीके से डायरेक्टली नहीं बोले थे, आपका इंटेंशन वो नहीं था।
ठीक है, वो एक बात अलग है, बट अभी हमें डिस्क्वालिफिकेशन पे ध्यान देना है। सबसे पहले हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951 में कि किस तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोविजन है। इसमें सेक्शन 8 है, वो कहीं ना कहीं कुछ ऑफेंसेस को आइडेंटिफाई करता है जिसके आधार पर मेंबर्स की मेंबरशिप को डिस्क्वालीफाई करता है, उनको मेंबरशिप से हटाता है। जैसे कि इसमें सेक्शन 8 में क्लॉज 3 जो है वो ये कहता है कि अगर किसी भी इंडिविजुअल को 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की सजा है तो भैया उसको डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर कर दिया जाएगा। दूसरा क्लॉज ये है, आप ध्यान से पढ़ना इसको, सेक्शन 8 क्लॉज 4, इसमें ये कहा गया है कि किसी इंडिविजुअल का कन्विक्शन हो गया, ध्यान से समझना, कन्विक्शन का मतलब कि दोष साबित हो गया, अब उस इंडिविजुअल के पास में इस पर्टिकुलर सेक्शन 8 क्लॉज 4 के तहत 3 महीने का समय है कि वो अपील कर सकता है अपने डिस्क्वालिफिकेशन के अगेंस्ट में, कोर्ट में जाकर के। ध्यान से समझना कि कन्विक्शन हो गया, साबित हो गया कि वाकई में क्राइम कर दिया, गड़बड़ काम कर दिया, बट उनके पास में 3 महीनों का टाइम रहेगा कि वो 3 महीने में अपील कर सकते हैं अपने डिस्क्वालिफिकेशन के अगेंस्ट में कि भाई मैंने कुछ गलत नहीं किया, 3 महीने का टाइम मिल गया। ऐसे में फिर क्या होता है कि बहुत सारे एमपीज एमएलएज इनके द्वारा इस पर्टिकुलर सेक्शन का मिसयूज करने शुरू कर दिया। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, और इस केस के तहत सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि अगर किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के खिलाफ में कन्विक्शन हो गया कि हाँ जी दोष साबित हो गया, तो फिर वो 3 महीने का टाइम नहीं होगा, उनका इमीडिएटली डिस्क्वालिफिकेशन डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और यही अभी रिसेंट टाइम पे लोकसभा के सेक्रेटरीट ने राहुल गांधी जी के खिलाफ किया था कि भाई लिली थॉमस केस जो है उसमें अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन 8 क्लॉज 4 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951 को। क्या कहा कि भाई आप जो है कन्विक्शन अगर हो गया तो इमीडिएटली आपकी मेंबरशिप गायब, खत्म, ठीक है। फिर उसके बाद में आप बहाली ले सकते हो आगे कोर्ट में जाकर के, बट एक बार अगर डिस्क्वालीफाई हो गया, मतलब एक बार आपका कन्विक्शन हो गया मतलब आप डिस्क्वालीफाई हो गए। नहीं अदरवाइज क्या होता था कि मेंबर्स के खिलाफ में केस चल रहे हैं, सुनवाइयां चल रही हैं और वो आराम से बैठ करके आराम से लॉ मेकिंग प्रोसेस में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने एकदम एलिमिनेट कर दी। ठीक है, ध्यान रख लेना इसको, सेक्शन 8 क्लोज 4। इसके अलावा कोई करप्ट प्रैक्टिस में इन्वॉल्व है, कोई करप्शन में इन्वॉल्व है, या फिर गवर्नमेंट के साथ में कोई एग्रीमेंट करके बैठा हुआ है कि मतलब हाँ मेरी कंपनी है इसमें ये काम करते हैं, इससे वही ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट आ गया कि भाई आप एक तरफ तो एमपी बन के बैठे हो और दूसरी तरफ गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके और फिर बाद में प्रॉफिट या फिर अपनी खुद की इनकम की व्यवस्था कर रहे हो, तो वो भी करप्ट प्रैक्टिस में आ गया। इसके अलावा गवर्नमेंट की कंपनी, वही अगेन बात आ गई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात, और इलेक्शन के टाइम पे जो भी खर्चे हुए उनके बारे में अगर आपने प्रॉपर डिक्लेरेशन नहीं दिया तो आपको सेक्शन 10A ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951 के तहत आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। तो एक एक चीजें आपको ध्यान रख लेनी है कि कौन कौन से आपके सेक्शंस अवेलेबल है जिनके आधार पर आपका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। डिफेमेशन की बात करें, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि क्रिमिनल और सिविल दोनों तरीके की डिफेमेशन हमारे यहाँ पर फाइल हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि इंटेंसिटी क्या है, ठीक है, डिपेंड करता है कि जो विक्टिम है उसके द्वारा जो केस फाइल किया गया है उसका एक्चुअल में स्टेटस क्या है। ठीक है, सिविल जो डिफेमेशन केस होता है ना, उसमें तो क्या होता है कि इंडिविजुअल को मॉनेटरी कॉम्पनसेशन देकर के भी सेटल किया जा सकता है, बट मॉनेटरी कॉम्पनसेशन कितना दिया जाएगा, जितना विक्टिम डिजर्व करता है। पहले तो साबित करे कि हाँ जी गड़बड़ बात हुई थी, और फिर उसके बाद में विक्टिम की भाई स्टेटस देखा जाएगा। पता पड़े विक्टिम की खुद की लाखों की वर्थ है और उसने केस कर दिया करोड़ों का, तो फिर वो मामला ठीक नहीं होता, वो फिर जस्टिफाइड होना चाहिए। और क्रिमिनल का केस क्या होता है, भाई आप जानबूझ करके किसी इंडिविजुअल को इंजरी पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ देयर रेपुटेशन, तो उस केस में आपको कहीं ना कहीं क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे में इंडियन पीनल कोड की बात करें तो सेक्शन 499 जो है वो डिफेमेशन के बारे में अपनी बात कहता है कि कोई भी कह करके, कोई भी सिंबल, किसी भी विजिबल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर किसी की मानहानि करने की कोशिश करे तो वो एक अपने आप में क्राइम कंसिडर किया जाएगा। दूसरी बात, सेक्शन 499 ये कहता है कि जब कभी भी कोई बात अगर कही जाए तो पब्लिक में बोलने से पहले आपको ट्रुथ बेस्ड स्टेटमेंट देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि हाँ जी आप कुछ भी बोल रहे हो,
भाई सीधी बात है कि डिफेमेशन कब बोली, किसी की मानहानि कब होगी कि जिसके बारे में कोई बात है नहीं पर आपने बोल दी, बिना हाथ पांव की कोई बात बोल दी और उसकी वजह से उसकी रेपुटेशन डाउन चली गई। और वहीं अगर आपके पास में कोई गजब का एविडेंस है और फिर उसके बाद में आप कोई बात बोलते हो तो वो बोलने के लिए आपको अलाउ किया जाता है, ठीक है, अदरवाइज नहीं, फिर वो डिफेमेशन मान लिया जाएगा। इसके अलावा देखा जाए तो पनिशमेंट की बात ऑलरेडी मैंने आपको बताई दी है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसमें आर्टिकल 19 क्लॉज 1 तो क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वो लंबी लिस्ट है, आपको पता है, हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। बट वहीं पर रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस की भी बात की हुई है आर्टिकल 19 क्लॉज 2 में, और उनमें डिफेमेशन को भी इंक्लूड किया हुआ है कि आप अगर अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को यूटिलाइज कर रहे हो आर्टिकल 19 के तहत, तो आपको एक कहते हैं ना रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। आप मन में जो स्टेटमेंट जो है पब्लिक में नहीं दे सकते, आपको देखना पड़ेगा कि आपके कहने से किसी को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो देखो एमपीज की डिस्क्वालिफिकेशन और एमएलएज की डिस्क्वालिफिकेशन की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। एमपीज की डिस्क्वालिफिकेशन के लिए सीधी बात है, आर्टिकल 102 में क्लॉज 1 में प्रोविजन दिया है जो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। और आर्टिकल 102 में क्लॉज 2 में आप चले जाओगे ना, तो वो पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि हाँ भाई आप कुछ एडिशनल प्रोविजंस कर सकते हो। और उसी के तहत पार्लियामेंट ने 1985 में, उसी के तहत पार्लियामेंट ने 1985 में एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसको 10th शेड्यूल बोलते हैं, उसको ऐड किया। और वो था आपके कॉन्स्टिट्यूशन का 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। अब इस एक्ट के किस बेसिस पर डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, किस किस को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, किसकी मेंबरशिप चली जाएगी, उसकी बात करें तो देखो, एक तो ये होता है कि कोई इंडिविजुअल किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की टिकट पे चुनाव जीत करके आ गया और अब कहता है कि भाई मैं तो उस पार्टी से बाहर जाना चाहता हूं, तो भाई उसकी मेंबरशिप हो जाएगी खत्म। या फिर ये कहो कि खुद बोल दे कि हाँ जी भाई मैं पार्टी को छोड़ रहा हूं, तो वहां पर उसकी मेंबरशिप डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। दूसरी बात, अगर कि मान लो कि आप कोई एक्स पार्टी से इलेक्ट होकर के आ गए और एक मुद्दा है, उस मुद्दे पर आपको वोट देना है। अब सीधी बात है, पार्लियामेंट में बैठोगे तो वोट में, डिस्कशन में, डिबेट में पार्टिसिपेट तो करोगे। अब आपकी पार्टी की आला कमान या फिर आपकी पार्टी के आला कमान के द्वारा अपॉइंटेड एक ऐसा ऑफिस जिसको विप बोलते हैं, विप का मतलब आपकी हाउस, जिस हाउस के आप मेंबर हो ना, उस हाउस में आपकी पार्टी का क्या काम होगा वो डिसाइड करने वाला एक इंस्टीट्यूशन, उसके द्वारा कोई गाइडलाइन इशू कर दी और आप बोलते हो कि मैं इस बात को नहीं मानता भाई, मैं तो मेरे पर्सनल बिहाफ पर मेरे हिसाब से वोटिंग करूंगा। जैसे मान लो कि जम्मू एंड कश्मीर का आर्टिकल 370 के आधार पर जो स्पेशल स्टेटस था उसको रिवोक करने की बात आई, तो जिन लोगों ने, ठीक है, जिन लोगों ने ये डिसाइड किया कि जी हम तो पार्टी हमारी कुछ भी कहे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो हमारे हिसाब से वोट करना है इस पर्टिकुलर मुद्दे पे, तो वो कहीं ना कहीं वहां पर डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। बट यस, बचने का तरीका है उनके पास में, क्या कि अगर उन्होंने अपनी पार्टी से प्रायर अप्रूवल ले ली कि देखो मुद्दा चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर पर्सनल मामला है, हम हमारे हिसाब से वोट करना चाहते हैं, तो देखो कहीं ना कहीं वो उनकी मेंबरशिप खत्म नहीं होगी। या फिर उन्होंने वोट दे दिया, देने के 15 दिन के अंदर अंदर पार्टी से अप्रूवल दिला दिया कि भाई हम, इन्होंने जो कहा, जो वोट दिया उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अदरवाइज पार्टी की गाइडलाइंस के अगेंस्ट में जाकर के अगर किसी ने कोई वोटिंग या कुछ कहा किया, तो कहीं ना कहीं उनकी मेंबरशिप खत्म हो जाती है। ठीक है, ध्यान से समझना इस बात को। इसके अलावा कोई इंडिपेंडेंट मेंबर, जैसे निर्दलीय कोई उम्मीदवार है, वो चुनाव लड़के आया, अब चुनाव लड़के आया तो लोगों ने वोट किसको दिया? उस इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल को। भाई पॉलिटिकल पार्टी को वोट देना होता तो पॉलिटिकल पार्टी को देते ना, निर्दलीय को क्यों देते? बट निर्दलीय अगर इलेक्ट होकर के आ गया तो अब वो इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट मेंबर है, वो अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर लेता तो उसकी मेंबरशिप चली जाएगी, क्योंकि लोगों ने वोट उस इंडिविजुअल को दिया, ना कि पार्टीज को। और फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, दैट इज रिलेटेड टू नॉमिनेट या नॉमिनेटेड मेंबर्स। आपको पता है कि राज्यसभा में 12 मेंबर्स को जो है वो नॉमिनेट किया जाता है, जो कि साइंस, स्पोर्ट, आर्ट, कल्चर, इनसे अपनी बैकग्राउंड रखते हैं। ठीक है, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा स्किलफुल होते हैं, जिनसे कि उनकी जो भी स्किल्स हैं, जो भी इनका एक्सपीरियंस है, उसका बेनिफिट हमारे लॉ मेकिंग प्रोसेस में हम ले सकें।
तो ऐसे में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उन लोगों के पास में ये रहता है कि वो नॉमिनेशन के 6 महीनों के अंदर अंदर अगर किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहे तो चलेगा, और 6 महीने के बाद में अगर किसी पार्टी को वो ज्वाइन करते हैं तो उनकी मेंबरशिप को खत्म कर दिया जाएगा। तो शुरुआती तौर पर 6 महीनों के अंदर अंदर अगर कोई नॉमिनेटेड मेंबर किसी पार्टी को ज्वाइन करना चाहे तो अलाउड है, ध्यान रखना। और अगर उससे आगे जाने की कोशिश करे 6 महीने के बाद में तो देखो कोई अलाउ नहीं है। फिर बात आती है कि इसमें कोई छूट की व्यवस्था है, कोई एग्जाम्पशंस है? जी बिल्कुल है। वो कैसे? देखो, ये जो हमारा 10th शेड्यूल है ना, जिसको एंटी डिफेक्शन लॉ बोलते हैं, ये क्यों लाया गया था? एक्चुअली हुआ क्या था कि 1967 के बाद में इंडियन पॉलिटिक्स में इतनी उठापटक होने लग गई थी कि लोग जो हैं वो इलेक्ट तो किसी पार्टी की सीट पे आ रहे हैं और होकर के और ज्वाइन कर रहे हैं उस पार्टी को जिसकी सरकार बन रही है। तो ये तो कहीं ना कहीं उस पार्टी के साथ में लोगों के साथ धोखा हो गया जिसके टिकट पे वो जीत के आए हैं। तो इसको रोकने के लिए राजीव गांधी सरकार ने ये जो 10th शेड्यूल है ये ऐड की थी। पर इसमें एक प्रोविजन क्या डाला था कि अगर जितनी स्ट्रेंथ है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की एक हाउस में, उसके 1/3 मेंबर्स, जितनी भी स्ट्रेंथ है उसका 1/3 मतलब 33%, अगर 1/3 मेंबर्स एक साथ कहीं दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तो बोले इसमें डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। 1-2 जने करें डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा, डिपेंड करता है स्ट्रेंथ पर, पॉलिटिकल पार्टी की खुद की कितनी स्ट्रेंथ है। और अगर 1/3 अगर ज्वाइन करते हैं तो इसको मर्जर बोल दिया जाएगा। पर आपको पता है कि 33% इंडिविजुअल्स को साथ लाना एक बड़ी बात नहीं है। इस बात का मतलब ये 10th शेड्यूल में ये प्रोविजन होने के बावजूद भी इसका मिसयूज होने लग गया कि 1/3 मेंबर्स हैं वो स्विच कर रहे हैं, एक पार्टी को छोड़ के दूसरी में जा रहे हैं। तो ये भी अपने आप में एक बैरियर का काम नहीं कर पाया। तो ऐसे में एनडीए की गवर्नमेंट थी, अटल जी की गवर्नमेंट थी प्रोबेबली, तो आप देखोगे कि 91st, यस अटल जी की थी, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003 में ये जो 1/3 वाला जो कॉन्सेप्ट था ना, इसको बोल दिया 2/3। अगर एक पॉलिटिकल पार्टी की टोटल स्ट्रेंथ किसी भी हाउस में जितनी है उसमें से 2/3 मेंबर्स अपनी पार्टी को छोड़ करके दूसरी पार्टी में जाते हैं तो उसको मर्जर बोल दिया जाएगा। आई बात समझ में? तो ये क्या है, अपने आप में एक बैरियर बनाने की कोशिश की। बट यस, अभी भी कहीं ना कहीं ऐसे इश्यूज उलझे रहते हैं। आपने नोटिस किया होगा रिसेंटली हमने एक पूरा डिटेल डिस्कशन भी किया था, जो एकनाथ शिंदे और शिवसेना का जो केस था जिसमें उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था वो, ठीक है, तो वो एक तरीके से मर्जर डिक्लेयर कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने। क्यों? क्योंकि एकनाथ शिंदे के पास में टोटल जितनी शिवसेना की स्ट्रेंथ थी ना विधानसभा की, उसके 2/3 से ज्यादा मेंबर्स थे, इसलिए वो मर्जर हो गया। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर किसी भी ग्रुप के पास में अपनी टोटल पॉलिटिकल पार्टी की रिप्रेजेंटेशन का 2/3 या उससे ज्यादा है और फिर वो मर्ज करना चाहते हैं तो उसको मर्जर बोल दिया जाएगा, डिस्क्वालिफिकेशन नहीं होगा। अगर कम लोग छोड़ करके जा रहे हैं, 2/3 से कम, 2/3 का मतलब अराउंड 67-68% हो गया, ध्यान रखना, अगर उनसे कम मेंबर्स शिफ्ट कर रहे हैं तो उनको फिर डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि डिस्क्वालिफिकेशन करेगा कौन? तो देखो, किसी भी हाउस के प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होंगे वो फाइनल डिसीजन देंगे। अब यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन क्रिएट हो रही है। वो कैसे? कि लोग किस पार्टी की तरफ मूव करना चाहते हैं, आप ये बताओ। वो पार्टी जो ओपोजिशन में बैठी है या वो पार्टी जो रूलिंग है? रूलिंग की तरफ जाएंगे ना। अब रूलिंग पार्टी की तरफ जो लोग जा रहे हैं तो उनको किस बात का डर है? क्योंकि रूलिंग पार्टी के ही तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठते हैं जनरली। अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में भाई प्रिजाइडिंग ऑफिसर अभी कौन? भाई स्पीकर की बात करें तो ओम बिरला जी। तो बेसिकली मोर और लेस वो है कौन? रूलिंग पार्टी। या किसी भी स्टेट का उठा लो, XYZ, हर एक स्टेट में आपको प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन मिलेगा? रूलिंग पार्टी का। तो इस तरीके से ये कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्शन भी आ जाता है, ठीक है। बट पॉइंट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट थे वो हमने यहाँ पर जानने की कोशिश की। पर एक चीज ध्यान रखें कि अगर 10th शेड्यूल का यूज करते हुए किसी भी मेंबर या किन्हीं भी मेंबर्स की डिस्क्वालिफिकेशन जो है फाइनल कर दी गई प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के द्वारा, तो वो जुडिशियल रिव्यू के लिए जा सकती है। इसका मतलब ये हो गया कि मामला सुप्रीम कोर्ट में अगर चला जाए तो सुप्रीम कोर्ट वहां पर सुनवाई करेगा। और ये बात कब आई? 1992 में किहोतो होलोहान केस है, उसमें ये कहा था कि देखो जी, डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड कोई अगर केस है तो उस केस को जुडिशियल रिव्यू के तहत आप जुडिशरी में चैलेंज कर सकते हो, जो भी चेयरमैन या फिर स्पीकर का जो भी डिसीजन है उसको, ठीक है। तो इस तरीके से ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट हमारा था जिसको हमें डिस्कस करना था। नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज सस्पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। सस्पेंशन की हम बात करें, डिस्क्वालिफिकेशन का मतलब मेंबरशिप ही गई,
सस्पेंशन का मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कहीं आप मेंबर तो बने रहोगे बट जो भी प्रोसीडिंग्स है उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। तो होता क्या है कि अभी रिसेंट की बात करें तो एक बहुत बड़ा सस्पेंशन का एक माहौल बना था जिसमें 100 से ज़्यादा एमपीज को सस्पेंड कर दिया गया था। ठीक है, तो होता क्या है कि इसमें हमें जानना ये ज़रूरी हो जाता है कि लोकसभा और राज्यसभा में कौन कौन से रूल्स हैं, किन किन गाइडलाइंस को यहाँ पे फॉलो किया जाता है। तो अगर हम बात करें राज्यसभा की तो राज्यसभा में जो रूल बुक है ना उसमें रूल नंबर 255 ये कहता है कि राज्यसभा के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है दैट मीन चेयरमैन जो है, ध्यान रखें चेयरमैन, वो ये देखेंगे कि किसी भी इंडिविजुअल एमपी के द्वारा कुछ ऐसे स्टेटमेंट या कुछ ऐसा काम किया जा रहा है जो कि एक्चुअल में राज्यसभा की गरिमा के बिल्कुल खिलाफ में है, तो वो उस इंडिविजुअल को ऑर्डर दे सकते हैं कि जी आप इमीडिएटली हाउस से बाहर निकल जाइए। दैट मीन्स उनकी काम की जो भी आप कह सकते हो पार्टिसिपेशन है उसको सस्पेंड कर देंगे। बट यस, मोर और लेस ये आप कह सकते हो कि एक दिन की एक्टिविटीज के आधार पर किया जाता है कि आपने आज आप गड़बड़ कर रहे हो, आप अभी निकल जाइए। पर अगर वहीं पर वो एमपी लगातार उसी तरीके की हरकतें कई दिनों से करता चला जा रहा परसिस्टेंटली, है ना, और जानबूझ करके हाउस की जो बिजनेस हाउस की जो प्रोसीडिंग है उसको डिसरप्ट करने की कोशिश की जा रही है, तो आप देखोगे कि रूल नंबर 256 के तहत राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, जितना अभी कोई भी सेशन चल रहा है उसका जो बचा हुआ टाइम है ना उसमें उस इंडिविजुअल की एंट्री को बिल्कुल बंद कर देंगे। बोला रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेशन आप उसमें पार्टिसिपेट नहीं करोगे अगर वो इंडिविजुअल कंसिस्टेंटली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक कहते ना कि कम प्यूनिटिव मेजर्स भी अवेलेबल हैं और थोड़ा रिग्रेस पीनल मेजर्स हैं वो भी अवेलेबल हैं। एग्जैक्टली वही चीज आप लोकसभा में देख सकते हो कि अगर एक इंडिविजुअल वो एक ही दिन प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो लोकसभा के स्पीकर जो है वो ये कह सकते हैं कि भाई आप जाइए, इमीडिएटली आप निकल जाइए, आप इस पर्टिकुलर मेंबर जो अपने आप को विड्रॉ कर लें जिससे कि हाउस की प्रोसीडिंग्स है वो इजीली चल सके। बट ये रूल नंबर लोकसभा की जो रूल बुक है उसमें 373 में, और अगर वो इंडिविजुअल विलफुली कंसिस्टेंटली परसिस्टेंटली प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है तो लोकसभा के स्पीकर क्या बोल देंगे, भाई एक काम करो, आप छोड़ो, आप जाइए। और अभी जो सेशन चल रहा है, सेशन आपको पता है 3 होते हैं जनरली, ठीक है, एक तो बजट सेशन हो गया, एक मॉनसून सेशन हो गया, एक आपका विंटर सेशन। तो किसी भी सेशन में वो अगर गड़बड़ पाई गई और कंसिस्टेंटली पाई गई तो लोकसभा स्पीकर क्या बोल देंगे कि पर्टिकुलर मेंबर जो है वो बाहर निकल जाए और अब इस सेशन की बची हुई मीटिंग्स में किसी में भी उनकी एंट्री नहीं होगी। तो ये रूल नंबर 374 कहता है। और अगर किसी इंडिविजुअल के द्वारा एक कहता ना कि जो भी एक डेकोरम है लोकसभा का उसका वायलेशन किया जा रहा है, उसमें आपको लगे कि यार एकदम लिबरल पनिशमेंट है, एक दिन वाली पनिशमेंट है, या आपका मतलब हो गया स्पीकर को कि एक दिन वाली पनिशमेंट है, वो तो यार थोड़ी कम पड़ेगी, और अगर पूरे सेशन के लिए टर्मिनेट कर दिया, सस्पेंड कर दिया तो ये ज्यादा हो जाएगी। तो एक बीच का सा रास्ता निकाला गया जो कि 2001 में चेंज किया गया था लोकसभा की जो रूल बुक है, और रूल नंबर है 374। उसमें क्या प्रोविजन डाल दिया गया कि जो भी सेशन चल रहा है उसकी अपकमिंग लगातार 5 मीटिंग्स में उस इंडिविजुअल की एंट्री नहीं होगी, या फिर बचा हुआ जो सेशन है जितना हिस्सा बच रहा है उसमें उसकी एंट्री नहीं होगी। इन दोनों में से जो कम होगा वो एप्लीकेबल। जैसे कि मान लो कि कब कोई अभी बजट सेशन चले, ठीक है, उस बजट सेशन में किसी इंडिविजुअल के द्वारा ऐसे डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स दे दिए गए जो कि लगातार कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, बट यहाँ पर उसको पनिश करना भी जरूरी है उसमें एमपी को लोकसभा से। तो उसके लिए क्या प्रोविजन कर दिया कि भाई देखा जाएगा कि अब सेशन की कितनी मीटिंग्स बाकी हैं। अब मीटिंग्स अगर 10 बाकी हैं तब तो देखो आने वाली 5 मीटिंग्स के लिए उनकी एंट्री को बंद कर दिया जाएगा। और अगर पता पड़ा कि मीटिंग्स ही केवल 3 ही बाकी हैं, इसका मतलब सेशन में केवल ओवरऑल अपकमिंग मीटिंग्स केवल 3 ही हैं, तो ऐसे में फिर उनको 3 मीटिंग्स के लिए अलाउ नहीं किया जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि या तो कंसेक्यूटिव 5 मीटिंग्स या फिर रिमाइंडर ऑफ सेशन के लिए उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। इनमें से जो भी कम होगा उसके लिए वो कंडीशन है वो अप्लाई कर दी जाएगी। तो इस तरीके से लोकसभा और राज्यसभा यहां पर सस्पेंशंस के जो ऑर्डर हैं वो डिक्लेयर किए जाते हैं। अब सवाल ये आता है कि एक बार अगर किसी को सस्पेंड कर दिया, मान लो कि आपने किसी पर्टिकुलर सेशन के लिए किसी इंडिविजुअल को या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को सस्पेंड कर दिया कि हाँ भाई रिमाइंडर ऑफ सेशन के लिए आप अलाउ ही नहीं हो, तो क्या इसको रिवोक करने का कोई तरीका है या फिर वो बोल दिया जो लोहे की लकीर हो गई या लोहे की लकीर हो गई? तो देखो इसका तरीका ये है कि वहां पर लोकसभा और राज्यसभा अपने अपने केस में
वहां पर रेजोल्यूशन पारित कर सकते हैं कि भाई फला फला XYZ इंडिविजुअल को जो सस्पेंड किया गया है उसकी सस्पेंशन को टर्मिनेट किया जाए। तो ध्यान रखें कि डिसीजन मेकिंग का जो काम है सस्पेंशन का, वो तो नो डाउट लोकसभा में तो स्पीकर और राज्यसभा में चेयरमैन का है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर का है, बट उस डिसीजन को रिवोक करने का जो काम है वो इनके हाथ में नहीं है। वो उस डिसीजन को रिवोक करने का जो पावर है वो किसके पास में है? लोकसभा के पास में, मतलब मेंबर्स के पास में, और राज्यसभा के मेंबर्स के पास में। वो रेजोल्यूशन पारित करके और उस सस्पेंशन को नल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम होता है सारा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है अपना एथिक्स पैनल। अभी रिसेंटली क्या होता है कि लोकसभा में जो एथिक्स कमेटी है उसके द्वारा एक इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन मान ली जाती है। और रिकमेंडेशन किस बेसिस पे थी कि लोकसभा के एक MP ने कैश फॉर क्वेरी किया। इसका मतलब क्या हुआ कि उनको इस बात के लिए पैसे दिए गए थे कि आप जो है किसी पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर सवाल उठाओगे और उस सवाल के लिए आपको पैसा दिया जाएगा। तो आप देखो कि जहाँ पर हम लोकसभा, राज्यसभा या फिर हम कहें ओवरऑल पार्लियामेंट, ठीक है, तो पार्लियामेंट में जो भी लोग इलेक्ट होकर के गए हैं तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो गए। और उनको हमें पता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 105 के तहत स्पेशल पावर्स दी हुई है या फिर प्रिविलेजेस दी हुई हैं, जिसके आधार पर वो जो कुछ भी करते हैं, ठीक है, हाउस की प्रोसीडिंग में, तो उसके लिए उनको कहीं पर भी चैलेंज नहीं किया जाएगा किसी कोर्ट में। जो भी वो बात बोलेंगे उसके लिए वो एकदम फ्री है। इसका मतलब उनके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को अपहेल्ड करने के लिए कहीं ना कहीं 105 आर्टिकल उनको एक सेफ जोन प्रोवाइड करता है। बट आप वहीं पर देखो कि एक इंडिविजुअल MP जो है वो कुछ भी सवाल या कोई भी काम कर रहा है तो उसके लिए ब्राइब ले रहा है या फिर कहीं ना कहीं कैश ले रहा है। तो ये चीज़ आप खुद सोचो कि जो प्रिविलेजेस दी हुई है, जो विशेष अधिकार दिए हुए हैं, उनका वायलेशन हुआ कि नहीं। तो इसको सीधी बात है ब्रीच ऑफ प्रिविलेज बोला जाएगा कि नहीं। अब ये अपने आप में देखा जाए तो ये एथिक्स का इशू आ गया कि आप वाकई में जो हुआ है उसमें एक चीज़ देखी जाए कि जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो अपने सिद्धांतों को किस तरीके से कंटिन्यू कर रहे हैं, कैसे वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, कैसे उन चीज़ों को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखो इसके लिए पहले भी बहुत कोशिशें की जा चुकी हैं कि कैसे भी करके ये जो मिसकंडक्ट होते हुए दिखाई देते हैं इनको रोका जाए। तो अभी क्या है, लोकसभा में जो एथिक्स कमेटी है उसने ये एक्शन लेने की बात कही है कि भाई कैसे भी करके उस पर्टिकुलर MP को जो है एक्सपल्स, मतलब उसका एक्सपल्शन कर दिया जाए, उसको निकाल दिया जाए। अब देखो लोकसभा की जो एथिक्स कमेटी है ना, इसका कॉन्स्टिट्यूशन तो वैसे 2015 में ही हुआ है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। बट अगर हम एथिक्स कमेटी की बात करें तो ये एक अपने आप में एक लंबी हिस्ट्री है इसकी। देखो ऐसी बात नहीं है कि पहले इस तरीके के केसेस नहीं आए हैं, बहुत बार आए हुए हैं। बट वही चीज़ है ना कि आप एक्शन कब लेते हो इन मतलब एक तरीके से इन गलत तरीके से जो काम किए जाते हैं हमारे लॉ मेकर्स के द्वारा उनको कंटेन करने के लिए। तो ऐसे में 1996 में एक बार एफर्ट किया गया कि एक डेकोरम प्रॉपर मेंटेन रखा जा सके हाउसेज में। तो उसके लिए प्रिजाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई गई। प्रिजाइडिंग ऑफिसर का मतलब कौन हो गया कि सीधी बात है आपके लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के आपके चेयरमैन हो गए, ठीक है। तो उनकी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई गई, ठीक है, जिसमें एक तरफ तो लोकसभा के स्पीकर, फिर राज्यसभा के चेयरमैन, और इसके अलावा आप खुद क्या देखते हो कि स्टेट में जो स्टेट लेजिस्लेचर्स हैं उनके अंदर लोअर हाउस, विधानसभा, अपर हाउस, विधान परिषद, उनके भी जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनकी भी वहाँ पर गैदरिंग हुई। तो ओवरऑल ये कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की मीटिंग कराई गई और ये देखा गया कि वाकई में एक एथिक्स कमेटी या एथिक्स पैनल कॉन्स्टिट्यूट करने की ज़रूरत है, जो कि कहीं ना कहीं हाउस की जो डेकोरम है, हाउस की जो गरिमा है, उसको बनाए रखने में पॉसिबिलिटीज निकाल सके। तो उस टाइम पर राज्यसभा के चेयरमैन हुआ करते थे जो उस टाइम के वाइस प्रेसिडेंट थे। ये तो पता ही है ना, राज्यसभा के चेयरमैन वाइस प्रेसिडेंट होता है, वही होता है। तो उस टाइम KR नारायणन जी थे। तो उन्होंने तो देखो 1997 में ही राज्यसभा में तो एथिक्स कमेटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी थी। बट लोकसभा की बात करें ना तो लोकसभा में परमानेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन होना था वो नहीं हो पाया। वो होते होते टाइम निकल गया। फिर जाकर के फाइनल जो एक होता है ना कि यहाँ लोकसभा में एथिक्स कमेटी कॉन्स्टिट्यूट हुई लगभग 2015 में। इसका मतलब राज्यसभा में पहले हो गई और लोकसभा में लेट हुई। लोकसभा में कोशिश तो हुई थी 2000 में, जब उस टाइम पे लोकसभा के स्पीकर हुआ करते थे GMC बालियोगी, ठीक है, GMC बालियोगी। फिर उनका एक हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट में डेथ भी हो गई थी उनकी। उस टाइम पे बहुत छोटे हुआ करते थे। मैं खुद मैंने उस टाइम पर GK थोड़ी पढ़नी स्टार्ट की ही थी, तो याद किया था मतलब लिख लिख करके कि लोकसभा स्पीकर कौन है, GMC बालियोगी। फिर न्यूज़ आई थी एक शायद
मतलब कुछ टाइम के बाद में एक रिपोर्ट आ गई थी कि भाई उनका हेलीकॉप्टर क्रैश के अंदर उनकी डेथ हो गई थी। तो बेसिकली उन्होंने एक एडहॉक एथिक्स कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी। एडहॉक का मतलब आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, जो टेम्परेरी बेसिस पर या कहें कि किसी पर्टिकुलर एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए अगर आप कोई कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करते हो और वो टास्क परफॉर्म हुई और उसके बाद में उस कमेटी को डिसमिस कर रहे हो, दैट मीन्स वो एडहॉक कमेटी है। तो 2000 के साल में एथिक्स कमेटी लोकसभा के लिए कॉन्स्टिट्यूट हुई थी। बट यस, फाइनल जो एक होता है ना स्टैब्लिश्ड या फिर कहें कि एक परमानेंसी जो है, वो कब मिली लोकसभा की एथिक्स कमेटी को? 2015 में। तो राज्यसभा में तो 1997 और लोकसभा में 2015, याद रख लेना। अब इन कमेटीज का काम क्या है? सीधी बात है कि जो भी एमपीज को प्रिविलेजेस मिली हुई है या फिर जो कोई भी वो अपने हाउस में कंडक्ट कर रहे हैं, उसको मोरली और एथिकली अपहेल्ड रखा जा सके कि कहीं पर लोकसभा या राज्यसभा की गरिमा को तो एकदम बिल्कुल, कहते हैं ना कि बिल्कुल मिट्टी में तो नहीं मिला रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो अनएथिकल कंडक्ट अगर हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल ब्राइबरी का इशू मान लो कोई, जैसे अभी हमने बात की कि कैश फॉर वोट, कि हाँ कैश फॉर क्वेरी, कि पैसा दो फिर जो बोलोगे वो हो जाएगा। तो ये चीज़ तो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी के लिए बहुत गलत बात है, ठीक है। लोकसभा की एथिक्स कमेटी में टोटल मेंबर्स की संख्या 15 है, ठीक है, जो कि मोर और लेस जो स्पीकर होते हैं ना उनके द्वारा नॉमिनेट किया जाता है और 1 साल के लिए होती है। फिर हर साल जो है एथिक्स कमेटी नई कॉन्स्टिट्यूट होती है और नए इंडिविजुअल फिर उस कमेटी को चेयर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा इस कमेटी के अंडर में देखा जाए ना, जनरली जो कुछ भी डिस्कशन होता है किसी भी मुद्दे से रिलेटेड, तो उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट बनेगी और वो रिपोर्ट जो है वो सबमिट कर दी जाएगी किसको? स्पीकर को, ठीक है। और स्पीकर जो है उस पर्टिकुलर रिपोर्ट को फिर हाउस के सामने फ्लोर में रखेंगे। इसका मतलब सभी एमपीज के पास में उसकी एक कॉपी जाएगी और फिर उसके बाद में कंसिडरेशन होगा कि उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिसके खिलाफ में जिसने अनएथिकल एक्शंस किए हैं, एक्ट किए हैं, और उसके खिलाफ में हमें कार्रवाई करनी है, फिर उस पर एक्शन लिया जाएगा। कहने का मतलब फाइनल जो डिसीजन होगा दैट विल बी ऑफ लोकसभा। बट यस, उसके लिए एक प्रॉपर पैनल कॉन्स्टिट्यूट कर रखा है और फिर वो पैनल की जो रिकमेंडेशंस है वो मोर और लेस कहीं ना कहीं यहाँ पर आगे आएगी किसके पास में? स्पीकर के पास में। और स्पीकर फिर उसको फिर बाकी मेंबर्स से अपना ओपिनियन, वो वोटिंग वाला सिस्टम हो जाएगा कि हाँ जी किसको पनिश करना है कि नहीं करना। तो कहने का मतलब एक तरीके से एक एथिकल स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए ये अपने आप में बहुत ज़रूरी हो जाता है। राज्यसभा की एथिक्स कमेटी के बारे में भी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। राज्यसभा की एथिक्स कमेटी 1997 में कॉन्स्टिट्यूट हो गई थी। लोकसभा में जहाँ 10-15 मेंबर्स है ना, वहाँ पर राज्यसभा में सिर्फ 10 मेंबर्स होते हैं, ये ध्यान रख लेना आपको, ठीक है। और जो भी प्रोसेस है वो मोर और लेस राज्यसभा की एथिक्स कमेटी का और लोकसभा की एथिक्स कमेटी का मोर और लेस सेम है, ठीक है। ये ध्यान रख लेना है अपने को। चलिए फिर आगे चलें। आगे चल के आ गया हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। देखो प्रिविलेजेस के बारे में तो हम ऑलरेडी कितना ही डिस्कस कर रहे हैं, मोर और लेस पार्लियामेंट की बात ही चल रही है ना, तो प्रिविलेजेस को तो इंक्लूड किया जाता है। अब वैसे देखा जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट की बात करें तो आर्टिकल 105 में प्रिविलेजेस दी हुई है, पर उन प्रिविलेजेस को हमें थोड़ा पहले समझना होगा, जिसके तहत क्या है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, एक तो ये ध्यान रख लेना है। दैट मीन्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का मतलब कि जो भी पार्लियामेंट्री मेंबर्स हैं उनको अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है। उनको डर नहीं रहेगा कि जो कुछ भी बात उनके द्वारा हाउस में बोली गई है उसके लिए उनको बाहर लायबल रखा गया है। या दूसरा है यहाँ पर कि उनके द्वारा जो भी बात कही गई है वो अगर मीडिया के द्वारा पब्लिश कर दी गई, मान लो पब्लिक डोमेन में भी चला गया कि किसी XYZ MP ने कोई बात कही थी, तो उसके लिए कोई भी लीगल कार्रवाई नहीं होगी उनके खिलाफ में। कहने का मतलब एक बहुत हद तक अपने आप में कंप्लीट तो नहीं बोलेंगे, मोर और लेस एक एब्सोल्यूट सी पावर दी हुई है कि आप अपनी बात वहां पर रख सकते हो, ठीक है। वो बात अलग है कि आप कुछ भी उल्टा सीधा कुछ करोगे, मान लो कि आपको जो प्रिविलेजेस दी हुई है वो कहीं ना कहीं अच्छे काम के लिए दी हुई है कि आप बढ़िया काम करोगे सोसाइटी के लिए, बट वहीं पर आपने ऐसा कोई स्टेटमेंट दे दिया जो कि कहीं ना कहीं उन प्रिविलेजेस का ब्रेक करती है, प्रिविलेजेस को इग्नोर करती है, तो वो ब्रीच ऑफ प्रिविलेज बोल दिया जाएगा उसको। तो उसमें फिर बाद में पार्लियामेंट के द्वारा खुद के द्वारा जो रूल रेगुलेशंस बनाए हुए, कानून बनाए हुए हैं, उनके आधार पर फिर अप्रोप्रिएट एक्शन भी लिए जाते हैं। तो अभी क्या होता है कि राज्यसभा के जो चेयरमैन हैं उन्होंने प्रिविलेज कमेटी को ये कहा कि भाई 12 ओपोजिशन मेंबर्स जो हैं पार्लियामेंट में, मतलब मोर और लेस राज्यसभा के अंदर जो ओपोजिशन पार्टीज हैं, राइट, ओपोजिशन पार्टीज के जो 12 मेंबर्स हैं उनके द्वारा कुछ ऐसा काम किया गया है जो कि मोर और लेस प्रिविलेजेस की ब्रीच मानी जा रही है। तो ऐसे में प्रिविलेज कमेटी है ना राज्यसभा की, उसको राज्यसभा के चेयरमैन के द्वारा डायरेक्ट किया गया कि भाई उनके खिलाफ में इन्वेस्टिगेट किया जाए और अप्रोप्रिएट एक्शन की बात की जाए।
अब यहाँ पर हमें प्रिविलेज कमेटी के बारे में समझना है। देखो, प्रिविलेज कमेटी का काम क्या है कि भाई जो आपको विशेष अधिकार या प्रिविलेजेस मिली हुई हैं उनको आप अपहेल्ड करते हुए प्रॉपर काम करो। अगर उनको क्रॉस करोगे, वो भी एक लिमिट्स में आपको करने होते हैं, अगर आप वो लिमिट्स को क्रॉस करते हुए कुछ भी करते हुए दिखाई देते हो तो आपको कहीं ना कहीं उसके खिलाफ में, आपके खिलाफ में कोई ना कोई कार्रवाई की जाएगी, और वो कहीं ना कहीं ये जो प्रिविलेज कमेटी है वो डिसाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल कि राज्यसभा में कुछ एमपीज हैं, वो अगर अपने स्पीच देने के साथ साथ में वाइस प्रेसिडेंट हैं जो कि चेयरपर्सन है या चेयरमैन है राज्यसभा के, उनकी नकल उतारते हैं, उनके लिए कुछ उल्टे सीधे कमेंट करते हैं, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के अगेंस्ट में चली गई कि आपने लिमिट ही क्रॉस कर दी अपनी फ्रीडम का फायदा उठाने के चक्कर में। तो उसके लिए कहीं ना कहीं उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना जरूरी है। और प्रिविलेजेस है ना, वो आपको इसीलिए मिलते हैं जिससे कि आप प्रॉपर काम कर सको, लोगों की आवाज़ को उठा सको, सरकार के ऊपर सवाल उठा सको, बट लिमिट क्रॉस करना इज नॉट अलाउड। अच्छा, प्रिविलेजेस किसको मिली रहती हैं? देखो, पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उनमें जो मेंबर्स प्रेजेंट हैं उनको मिली रहती है, ध्यान रख लेना एक तो, क्योंकि एमपीज हो गए। उन मेंबर्स के अलावा पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हैं उनको भी प्रिविलेजेस मिली रहती हैं। इसके अलावा उन कमिटीज़ के जो मेंबर्स हैं उनको भी प्रिविलेजेस मिली रहती हैं। इसके अलावा जो आर्टिकल 76 के तहत अटॉर्नी जनरल, जो आप कह सकते हो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, जो कि कहता है ना कि हमारे सब देश के सबसे बड़े लॉयर कंसिडर होते हैं, ठीक है, तो अटॉर्नी जनरल है, उनको भी प्रिविलेजेस मिली रहती है, जो कि लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर ना होने के बावजूद भी उनकी सिटिंग्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर्स हैं, उनको भी इस तरीके की प्रिविलेज मिली हुई है। और इसके अलावा आर्टिकल 361 को अगर उठा करके देखोगे ना, तो आप इंडिया के प्रेसिडेंट और गवर्नर, उनको भी कुछ प्रिविलेजेस या कहेंगे प्रिविलेजेस के प्रोविजन या फिर उनके द्वारा किए हुए कामों के लिए उनको इम्यूनिटी मिली हुई है। कहने का मतलब, आप कुछ भी काम कर रहे हो तो उन कामों में कोई लीगल हर्डल ना आए, आप इजीली अपने काम को बिना कोई प्रॉब्लम के कर सको, वो चीज़ इंश्योर करने के लिए प्रिविलेजेस दी जाती हैं, जो कि किस किस को मिल गई, अच्छे से याद रख लेना। आप एक तो बात किसकी कर रहे हो कि आप पार्लियामेंट के जो दोनों हाउसेज हैं उनकी कमिटीज़ को, उनके मेंबर्स को, और पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनको। इसके अलावा आप देख सकते हो यही चीज़ आप अप्लाई कर सकते हो स्टेट लेवल पर भी। ध्यान रखना है ना, स्टेट में भी वही बात आ गई, स्टेट की लेजिस्लेचर, स्टेट के जो लेजिस्लेचर के मेंबर्स हैं वो, क्योंकि हम मोर और लेस पार्लियामेंट्री सिस्टम ही वहाँ पर अडॉप्ट करके चलते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 361 के तहत प्रेसिडेंट और जो गवर्नर्स हैं उनको भी इस तरीके की इम्यूनिटी एंड प्रिविलेजेस मिली हुई है, जिसके तहत वो अपने ड्यूटीज को कंडक्ट करते हुए अगर कोई एक्शन लेते हैं तो उनके खिलाफ में कोई लीगल कार्रवाई ना हो। तो कुल मिलाकर के प्रिविलेज देने का एक पर्पस जो है वो एक प्रॉपर डेमोक्रेटिक सिस्टम को रन कराना है, बट वही चीज़ है कि इनको कई बार क्रॉस कर दिया जाता है और वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब आप देखोगे कि जब कोई भी अपने लिमिट्स को क्रॉस करता है, कोई भी एमपी के द्वारा कोई बात कही गई जो कि पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस की ब्रीच है, उन्होंने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी, तो आप देखोगे कि वहाँ पर उनके खिलाफ में फिर प्रिविलेज मोशन लाई जाती है। प्रिविलेज मोशन लाने का मतलब क्या हो गया कि आपने MP1 है, मान लो आप कोई भी XYZ नाम मान लो, ठीक है, कि XYZ नाम के इंडिविजुअल ने MP होने के नाते अपने ब्रीच, अपने लिमिट्स को क्रॉस कर दिया, तो अब सीधी बात है उनके खिलाफ में प्रिविलेज मोशन लाई जाएगी कि आपने बहुत गलत किया है, आपने अपने लिमिट्स को क्रॉस कर दिया। अच्छा, वो जो प्रिविलेज मोशन जो लाई जा रही है पार्लियामेंट में, जो एक तरीके का एक आप कह सकते हो कि एक शुरुआत की जा रही है कि हाँ भाई इस बंदे की तो सवाल जवाब होने ही चाहिए इससे, तो ठीक है, तो वहाँ पर आप क्या नोटिस करते हो कि वो प्रिविलेज मोशन किसी भी दूसरे पार्लियामेंट्री मेंबर के द्वारा लाई जा सकती है, राइट। तो आप देखोगे प्रिविलेज मोशन जो है जब किसी मेंबर के द्वारा अपनी लिमिट्स को क्रॉस कर दिया जाए तब लाई जाती है, ठीक है, डन। अब इसमें देखो कि ये देखना होता है कि प्रिविलेज मोशन जब ला दिया, फिर उसके बाद में ये डिसाइड करना कि उस इंडिविजुअल ने वाकई में गलत किया है कि नहीं किया, और उसको पिनलाइज करना, ये कहीं ना कहीं किसके हाथ में अधिकार चला जाता है, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होते हैं वो, जैसे कि लोकसभा में स्पीकर और राज्यसभा में राज्यसभा के चेयरमैन। इसके अलावा देखा जाए तो प्रिविलेज कमेटी है वो भी कॉन्स्टिट्यूटेड रहती है। जैसे अगर कोई इंडिविजुअल अपनी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस को ब्रीच करता है तो आप मान के चलिए कि उस ब्रीच से रिलेटेड इंक्वायरी जो है वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज कमेटी जो है वो करेगी, और फिर वो अपनी रिकमेंडेशन प्रिजाइडिंग ऑफिसर को देगी। फिर उसके बाद में देखा जाएगा कि भाई किसने कितना गड़बड़ किया और अकॉर्डिंगली उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वैसे देखा जाए तो प्रिविलेज मोशन से रिलेटेड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मतलब रूल रेगुलेशंस की बात करें तो वहाँ कहाँ प्रोविजंस हैं, तो देखो लोकसभा में तो रूल नंबर 222 और राज्यसभा में 187 नंबर। ये मोर और लेस आप देखोगे कि एक
कहते हैं ना कि एक प्रॉपर मैनर में हाउसेस की प्रोसीडिंग चलती रहे, उसके लिए इंश्योर करने के लिए ये प्रोविजन डाले हुए हैं। इसके अलावा देखा जाए तो इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है कि अगर मेंबर से कोई क्वेश्चन उठाना है, ठीक है, जिसने अपनी प्रिविलेजेस को ब्रीच किया है, तो उसके पहले आप सीधा अप्रूवल लोगे प्रिजाइडिंग ऑफिसर से और उनकी कंसेंट के आधार पर सवाल जवाब जो है वो आगे चलते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर प्रिविलेज ब्रीच कर दी जाती है तो एक्शन फिर हाउस के अंदर ही लिया जाएगा, ध्यान रखें, बाहर नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू रूल्स ऑफ राज्यसभा। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश भी करेंगे कि रूल 267 है ना, ये बहुत बार आता रहता है न्यूज़ में और इससे रिलेटेड जब कभी भी कोई पॉलिटी टीचर आपको पढ़ाता है तो उसमें ये डेफिनेटली मेंशन किया जाता है। तो सवाल ये है कि राज्यसभा के रूल क्या है और लोकसभा के इक्विवेलेंट रूल्स क्या है, वो हम समझेंगे। मुद्दा क्या है वो समझते हैं। देखो, अभी रिसेंट जो इश्यूज हाईलाइट हुए हैं उनमें एक बहुत बड़ा मुद्दा था, वो था मणिपुर में जो वायलेंस हुई वो। तो इस मुद्दे को लेकर के ऑपोजिशन पार्टीज तो डिमांड कर रही थी कि राज्यसभा में इस मुद्दे पर पूरा प्रॉपर डिबेट होना चाहिए रूल 267 के आधार पर। तो ऑपोजिशन तो डिमांड क्या कर रही है, रूल 267, और रूलिंग पार्टी दैट मींस जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा जाता है रूल 267 नहीं, हम रेडी हैं। रूलिंग पार्टी क्या कहती है, हम रेडी हैं कि हम रूल 176 के आधार पर हम डिस्कशन कर लेंगे। अब यहां पर मुद्दा यह आता है कि रूल 267 क्या है, 176 क्या है, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस के चलते हैं आपको एकदम क्लियर एक चीज हो जाएगी कि एक्चुअल में क्या है पूरा मुद्दा। अब देखो, रूल 267 तो राज्यसभा में क्या है कि राज्यसभा में एमपीज है ना, वो ये डिसाइड करते हैं कि भाई रूल 267 के ऊपर 267 के आधार पर मणिपुर मुद्दे के ऊपर अगर बातचीत हो तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी राज्यसभा में अभी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, जो भी मुद्दे आज के दिन में उठाए गए हैं, उन मुद्दों को सबको साइड में कर दो और केवल उसी मुद्दे पर बातचीत होगी जिस मुद्दे को रूल 267 के आधार पर लाया जा रहा है। इसका मतलब यहां पर अब मैं बोलूंगा सिर्फ मणिपुर मुद्दा। ठीक है, तो अब आप समझो कि रूल 267 क्या कहता है कि राज्यसभा में कोई भी एमपी हो वो अपनी तरफ से रूल 267 को इंप्लीमेंट करने के लिए राज्यसभा के जो चेयरमैन है उनको रिक्वेस्ट कर सकता है और वो ये कहे कि रूल 267 इंप्लीमेंट हो और मुद्दा है मणिपुर का। तो वहां पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होंगे वो अगर अप्रूव कर देते हैं कि हाँ जी 267 के आधार पर ही डिस्कशन होगा, तो आप मान के चलो कि जो कुछ भी वहां पर राज्यसभा में ऑलरेडी चल रहा था वो मोर और लेस टेम्परेरी बेसिस पे सस्पेंड कर दिया जाएगा और अब मुद्दा केवल और केवल मणिपुर वाला होगा जिस पर डिस्कशन चलेगा। अब आप देखोगे कि यहां पर सस्पेंशन से रिलेटेड मामला क्या आ गया कि कुछ भी चीजें जो हैं वो होगी नहीं, वो केवल सबसे पहले ये मणिपुर वाला मुद्दा डिस्कस होगा, फिर उसके बाद में राज्यसभा अपनी नॉर्मल प्रोसीडिंग की तरफ जाएगी। आई बात समझ में 267 क्या कह रहा है। अब आ जाओ रूल नंबर 176 क्या कह रहा है, इसको थोड़ा समझते हैं और फिर हम इनको एनालाइज करेंगे अच्छे से। रूल नंबर 176 ये कहता है कि भाई कोई भी इंपॉर्टेंट मुद्दा है, पब्लिक इंपॉर्टेंस का मुद्दा है, बट उस मुद्दे पर इस तरीके से कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं है कि आपने पूरा ही सब कुछ ही सस्पेंड कर दिया। यहां पर अगर आप 2.5 घंटे के लिए भी डिस्कशन कर लोगे तो मुद्दा आपका सॉर्ट आउट हो सकता है या मुद्दे पर बातचीत हो सकती है। तो ऐसे में गवर्नमेंट का ये कहना है या कहना था कि रूल्स 176 जिसके तहत आप 2.5 आवर्स के लिए आप डिस्कशन कर सकते हो, तो बोले ये ज्यादा ठीक है। इसमें क्या होगा कि इमीडिएटली एक ही दिन के अंदर 2.5 घंटे का डिस्कशन होकर के मामला रफा दफा और नॉर्मल जो प्रोसीडिंग है वो चल जाएगी। अब गवर्नमेंट जो चाह रही थी वो ये कि काम कंटिन्यू रहे और ऑपोजिशन का ये कहना था कि मणिपुर मुद्दा बहुत ज्यादा ग्रेव है, गवर्नमेंट फेल हो रही है, तो इसमें 267 के आधार पर बातचीत होनी चाहिए। तो एक तो चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि रूल नंबर 267 लॉन्गर डिस्कशन की बात करता है, जबकि रूल नंबर 176 क्या कहता है कि आप शॉर्टर डिस्कशन के लिए काम करो। राइट, आप हमेशा देखा करो कि कभी भी राज्यसभा हो या फिर लोकसभा हो तो उनका जो पूरा एजेंडा होता है ना दिन का, वो पहले से प्लान किया जाता है कि आज कौन कौन से काम कब होंगे, है ना। तो ऐसे में वहां पर एक इंपॉर्टेंट एंटिटी है दैट इज बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, जो कि मोर और लेस अपना पूरा तैयार करती है एजेंडा कि आज किस तरीके से हाउस में प्रोसीडिंग होगी, क्वेश्चन आवर में कौन कौन से लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर 0 आवर में आप देखोगे कि मोटी 0 आवर के अंदर 15
इश्यूज को उठाने के लिए अलाउ कर दिया जाता है और वो भी शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है कि हाँ भाई वो 15 इंडिविजुअल कौन है जिनके द्वारा सवाल उठाए जाएंगे। कहने का मतलब एक प्रॉपर पूरा एजेंडा होता है दिन का। रूल नंबर 267 क्या कह रहा है कि एमपी उठेगा कोई राज्यसभा का और वो रिक्वेस्ट डालेगा चेयरपर्सन को, बोलेगा कि पूरी बातें एक तरफ कर दो, केवल मुद्दा एक उठाओ, मणिपुर वाला। तो यहां पर गवर्नमेंट का ये कहना था कि 167 इज ओके, कोई इशू नहीं है। अब यहां पर हमें समझना होगा कि रूल 267 का एक जो ग्रेविटी है, एक जो इंटेंसिटी है, वो हमें समझनी होगी। आपको ये तो ध्यान ही है ना, जब हम पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम की बात करते हैं तो गवर्नमेंट किस आधार पर बनती है? गवर्नमेंट बनती है, हमारी जो लोकसभा है उसमें जो लोग इलेक्ट होकर के आ रहे हैं उनमें जिनके पास में मेजोरिटी होती है। मेजोरिटी का मतलब आपको पता होगा, आई होप, कि जिस तरीके से टोटल हाउस की स्ट्रेंथ अगर 543 है अभी के समय में, तो 543 मेंबर्स में से 50% मतलब डिवाइड बाई 2 प्लस 1 कर दो, जो कि आपका मोर और लेस 272 आ जाएगा। इसका मतलब जिस भी पार्टी के ग्रुप के पास में 272 सीटें हैं, उससे ज़्यादा हैं, तो वो मेजोरिटी में है। इसका मतलब सरकार बनाने के लिए डिसीजन कहां पर हो रहा है? लोकसभा में। तो यहां पर मुद्दा क्या जाता है कि लोकसभा में तो सरकार को आड़े हाथ लेने के लिए आपके पास में एक और मोशन है, दैट इज एडजॉर्नमेंट मोशन। क्या बोलते हैं? एडजॉर्नमेंट मोशन, स्थगन प्रस्ताव जिसको बोलते हैं कि हाँ भाई जो भी काम हो रहा है उसको बंद कर दो। और वहीं पर यहां आप आओगे राज्यसभा में, तो वहां पर आपके पास में है रूल नंबर 267, राज्यसभा की जो रूल बुक है उसमें। और ये स्थगन प्रस्ताव जो है, एडजॉर्नमेंट मोशन, ये लोकसभा की जो रूल बुक है ना, उसमें रूल नंबर 56 से लेकर 63 के बीच में मेंशन किया हुआ है। तो इस तरीके से दोनों को मोर और लेस इक्विवेलेंट माना जाता है। बट पॉइंट क्या है कि रूल नंबर 267 जो है वो तो केवल और केवल गवर्नमेंट के, आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट से सवाल जवाब कर सकते हो, लंबे समय तक खींच सकते हो, और इसका यूज बहुत रेयर होता है। वैसे एडजॉर्नमेंट मोशन है ना, उसका भी यूज बहुत रेयर होता है, बट एडजॉर्नमेंट मोशन में सबसे बड़ी बात क्या आती है कि इसमें कहीं ना कहीं सरकार की निंदा जबरदस्त तरीके से की जाती है। आपने एक शब्द सुना होगा हिंदी का, बदसरना, मतलब बहुत बुरे तरीके से आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, सेंसर कर रहे हो गवर्नमेंट को। तो उसके लिए कहीं ना कहीं एडजॉर्नमेंट मोशन यूज किया जाता है लोकसभा में। और यहां की बात करें तो रूल 267 राज्यसभा में काम आता है। तो इस तरीके से देखा जाए तो गवर्नमेंट चाह रही थी कि हम 176 के आधार पर 2.5 घंटे का डिस्कशन कर लें, काम खत्म हो जाए। 2.5 घंटे का मतलब क्या हुआ कि जिस दिन की मीटिंग हो रही है उसी दिन 2.5 घंटे बातचीत हो गई, चलो जी मुद्दा रफा दफा। वहीं पर दूसरी तरफ ऑपोजिशन पार्टीज का क्या कहना था, भाई लंबा डिस्कशन होना चाहिए, छोटे से काम नहीं चलेगा। ठीक है। अब इसके अलावा सवाल पूछने के तो देखो बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि दिन का जो सेशन, दिन की जो सिटिंग स्टार्ट होती है किसी भी सेशन में, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्वेश्चन आर होता है, फिर उसके बाद में 0R होता है, फिर उसके बाद में एजेंडा आता है, मुद्दा जो भी है। तो क्वेश्चन आर में तो देखो आपको पता है लिखित और अलिखित, रिटर्न और एक तरीके से ऑरल क्वेश्चन आंसर वो फिक्स रहते हैं, ठीक है, उन पे चलता है ये क्वेश्चन आर से। फिर 0R में आप देखोगे कि पब्लिक इंपॉर्टेंस के कोई भी इंपॉर्टेंट 15 मुद्दे हैं उनको बोलने के लिए अधिकार दिया जाता है। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 0R का इन्वेंशन मोर और लेस इंडियन है। इसके बारे में आप देखोगे कि दुनियादारी में इतना ज़्यादा वो कहता है ना कि जो प्रेवलेंस देखने को मिल रही है वो मोर और लेस इंडिया से ओरिजिनेटेड है। ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारे डिस्कशंस होते हैं, जैसे हाफ एन आवर डिस्कशन, कॉल अटेंशन डिस्कशन। बट मुद्दा ये है कि अभी हमारे सामने था कि सेक्शन 2 रूल नंबर 267 और रूल नंबर 176 ऑफ राज्यसभा क्या है, जो कि हमने जाना। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है दैट इज रिलेटेड टू ऑफिस ऑफ विप। देखो विप के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर लिया है। अगर आपने अच्छे से देख लिया ये वीडियो, तो हमने देखा था ना कि जिस तरीके से जो एक तरीके से डिस्क्वालिफिकेशन की हमने बात की थी कि मेंबर्स को डिस्क्वालीफाई कर देना उनकी मेंबरशिप से, तो उसमें विप की बात आई थी। विप बेसिकली क्या होता है वो हम समझें, फिर उसके बाद में हम कंटेक्स्ट को समझते हैं। विप का मतलब मोर और लेस ये होता है कि जब भी, अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे लें, पार्लियामेंट की बात करते हैं, वहाँ पर लोकसभा और राज्यसभा की बात करते हैं, तो अगर कोई भी काम राज्यसभा या लोकसभा में कंडक्ट हो रहा है तो आप देखोगे कि वहाँ पर जो भी पार्टीज है ना, उन पार्टीज के द्वारा अपनी कुछ गाइडलाइंस इशू की जाती है, और उन गाइडलाइंस को इम्प्लीमेंट करवाने के लिए अपने ही पार्टी के इलेक्टेड जो मेंबर्स हैं लोकसभा या राज्यसभा में, उनमें से किसी एक सीनियर इंडिविजुअल को एम्पावर करते हैं कि भाई आप ये XYZ गाइडलाइंस को ध्यान रखो और इसी के हिसाब से हमारी पार्टी के मेंबर्स के द्वारा कंडक्ट होना चाहिए।
चाहे फिर वो वोटिंग से रिलेटेड हो, वोट देना है नहीं देना है, एब्सटेन करना है, वॉकआउट करना है, वो सारा काम किसके हिसाब से होगा? जो आला कमान या हाई जो पॉलिटिकल पार्टी के जो हाई लीडर्स हैं, हायर लीडर्स हैं, उनके द्वारा कही हुई बात को मोर और लेस इंप्लीमेंट करना आपको। तो व्हिप का मतलब ये होता है। अब देखो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंट टाइम में महाराष्ट्र में जो पॉलिटिकल क्राइसिस आया, ठीक है, वो क्या कहा था? पॉलिटिकल क्राइसिस क्या था? जिस तरीके से आप नोटिस करोगे कि अभी पहले तो एकनाथ शिंदे हैं, वो निकल जाते हैं बाहर, किसमें से? शिवसेना में से। और फिर उसके बाद में अभी अजीत पवार हैं, उन्होंने भी शरद पवार का हाथ छोड़ दिया। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो पॉलिटिकल क्राइसिस जो है एक तरीके से देखने को मिला। बट सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि भाई बात ऐसी है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा व्हिप इशू किया जा रहा है, तो उसके पार्टी मेंबर्स के द्वारा हाउस में जो कुछ भी प्रोसीडिंग हो रही है उनमें व्हिप की बात माननी होगी। अगर नहीं मानते हैं तो है आपके पास में शेड्यूल 10 है ही, जो हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, वो आपकी वहां पर अप्लाई हो जाएगी। अब व्हिप होती क्या है? ये रिटर्न डायरेक्टिव होता है भाई पार्टी मेंबर्स को, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा, ये प्रोविजन आया कहाँ से है? ये ब्रिटिश पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग के आधार पर हमने मोर और लेस अडॉप्ट किया है। इससे क्या होता है कि एक इंडिविजुअल जो है वो अपनी पार्टी गाइडलाइंस को प्रॉपर फॉलो करे और पार्टी का जो स्टैंड है उसके ऊपर अपनी सहमति दे। इससे क्या होगा कि फिर बाद में एक इंस्टेबिलिटी नहीं आएगी जो भी पॉलिटिकल स्टैब्लिशमेंट है उसमें, ठीक है। अब आप देखोगे कि हर एक हाउस में हर पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा अपना एक व्हिप है जिसको चीफ व्हिप बोलते हैं, वो अपॉइंट किया जाता है या फिर अनाउंस कर देते हैं कि हाँ भाई हमारी तरफ से ये चीफ व्हिप है, मतलब पॉलिटिकल पार्टी का लीडर ये रहेगा, ये जो कहेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारे पॉलिटिकल मेंबर्स हैं या फिर पार्टी के जो मेंबर्स जो इलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो अपना परफॉर्मेंस देंगे या पार्टिसिपेट करेंगे। इसी तरीके से इनको असिस्ट करने के लिए एडिशनल व्हिप है वो भी आ जाते हैं। अब यहाँ पर आप इस इमेज से समझ सकते हो कि हंटर घूम रहा है और सब लोग वही काम कर रहे हैं जो ये बोल रहा है। तो इस तरीके का ये पार्टी व्हिप का कॉन्सेप्ट काम करता है। अब व्हिप जो है वो इशू करने के 3 तरीके बताए जा रहे हैं। वो 3 तरीके क्या होते हैं? 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन। 1 लाइन में तो क्या होता है कि इंडिविजुअल को बोल दिया जाता है कि भाई आप अपने हिसाब से, मतलब ये सबसे लिबरल अप्रोच है, इसमें जो भी एमपीज हैं उनके ऊपर पॉलिटिकल पार्टी का इतना दबाव नहीं होता, वो चाहे तो वोट ना दे, वो चाहे तो वोट दे दें। सेकंड या 2 लाइन व्हिप अगर इशू हो गई ना तो वोट के टाइम पर प्रेजेंट होना जरूरी है, ठीक है। एक तो होता है कि भाई वोट के टाइम पे हमें मतलब नहीं है, और एक हो गया कि भाई वोट के टाइम पे प्रेजेंट होना जरूरी है। और तीसरी लाइन का व्हिप अगर इशू हो गया तो ये मान के चलो कि पार्टी ने ऊपर से कह दिया कि इस पर्टिकुलर बिल के ऊपर वोट फेवर में देना है या अगेंस्ट में देना है, तो फिर वहां पर वो इंडिविजुअल अपनी खुद की विल यूज नहीं कर पाते हैं। तो पार्टी ने जो कह दिया फाइनली वही चीज उनको इंप्लीमेंट करनी होती है। तो 3 लाइन व्हिप थोड़ी सी ऑब्लिगेटरी हो गई कि पार्टी मेंबर्स को मानना ही पड़ेगा, ठीक है। अदरवाइज अगर वो व्हिप नहीं मानी जाती है तो आप मान के चलो कि 10th शेड्यूल अप्लाई हो जाएगी और वो फिर बाद में कहीं ना कहीं एक कहते ना कि मेंबर की डिस्क्वालिफिकेशन का कारण भी बन जाता है। कारण क्या है कि पार्टी ने कुछ चीजें बोल दी, वो भी ऑब्लिगेटरी मैनर में कि करना ही पड़ेगा, फिर अगर मेंबर नहीं मान रहा है इसका मतलब फिर उसको छोड़ना पड़ेगा अपना खुद का जो भी मेंबरशिप है उसको, क्योंकि अल्टीमेटली पॉलिटिकल पार्टी के टिकट पे वो इलेक्ट होकर के आया है। तो पार्टी की मेंबरशिप ही नहीं रही तो फिर वहां पर कहाँ मेंबर। बट एक चीज यहां पर समझने वाली है, वो क्या कि जितनी टोटल स्ट्रेंथ है उस पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी की, उस टोटल स्ट्रेंथ का अगर 2/3 मेंबर्स मिलकर के डिसाइड करें कि भाई हम नहीं मानते इस व्हिप को, तो इसका मतलब वो 2/3 मेंबर्स उस पार्टी से सेपरेट हो रहे हैं। और 2/3 मेंबर या उससे ज्यादा मेंबर अगर निकल रहे हैं तो क्या बताया था मैंने आपको कि वो एक तरीके से या तो नई पॉलिटिकल पार्टी बन गई या दूसरी पार्टी के साथ मिलकर के वो मर्ज हो जाएंगी, तो मर्जर बोल दिया जाएगा। अगर 2/3 से कम मेंबर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास में 20 कैंडिडेट्स हैं, ठीक है, इलेक्टेड, तो 20 का 2/3 आप निकाल लो, कितना हो जाएगा आपका? लगभग 7, है ना। 7 क्या मतलब 14, मोटी मोटी अगर बात करें 7 या 21, तो 3 हिस्से ले लो एक तरफ, तो आपका मतलब 7, 7 और 7 3 हिस्से कर लो। 3 में से 2 एक तरफ कर दोगे तो कितना हुआ? 7 7 14 और 1 बच गया, तो ये 2 हिस्से और ये 1 हिस्सा हो गया। तो 2/3 का मतलब 2 और 1 3 हिस्सों में से 2 निकाल लो तो 2/3 ये हो गया आपका। तो ओवरऑल 14। तो 14 मेंबर्स अगर ऊपर से आला कमान के द्वारा कोई बात बोली गई उसको ना मानते हुए अलग निकल रहे हैं तो फिर उनके खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं होगी।
कारण कि वो फिर एक तरीके से अपने आप में नई पार्टी बना रहे हैं या किसी और के साथ मर्ज हो रहे हैं, तो फिर बात ये आ जाती है कि सच एक्चुअल में स्ट्रेंथ किसके पास में है। तो स्ट्रेंथ 2/3 वाले के पास में हो गई ना, तो आप ये मान के चलो फिर वो 1/3 जो बच गए वो फिर इतने इफेक्टिव नहीं साबित हो पाएंगे। यही तो मुद्दा था कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे से हट कर के एकनाथ शिंदे निकल गए। अब एकनाथ शिंदे के पास में टोटल जो शिवसेना की जितनी सीटें थी उनमें से 2/3 से ज़्यादा थी, इसलिए उन्होंने फिर बीजेपी के साथ मिलकर के सरकार बना ली। और साबित भी फिर बाद में क्या होता है कि एकनाथ शिंदे वाली पार्टी जो है वो रियल शिवसेना है, उद्धव ठाकरे वाली नहीं है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से क्या होता है कि 2/3 मेंबर्स अगर निकल जाते हैं ना, तब नहीं चलेगा आपका ये 10th शेड्यूल वाला, क्योंकि 10th शेड्यूल में फिर 2/3 को तो मोर और लेस क्या कह दिया कि हाँ भाई ठीक है, ये तो पूरी पार्टी का ही डिसीजन है, पार्टी ही अपनी तरफ से कर रही है, फिर वो विप वाला मामला काम नहीं करता। ठीक है, ऑफिस ऑफ विप की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे मेंशन नहीं है, बट यस जो हाउस के रूल्स होते हैं, हाउस के रूल्स हैं, उनकी बात भी करें तो उसमें भी मेंशन्ड नहीं है। ओके, और इनके पास में कोई लीगैलिटी या स्टैट्यूटरी बेसिस पर भी नहीं है। ये मोर और लेस किस पे बेसिस है? पार्लियामेंट्री कन्वेंशन पे, कि हाँ भाई पार्लियामेंट में प्रॉपर काम होता रहे, तो उसके लिए इस तरीके का सेटलमेंट हमें रखना होगा जिसमें कि पार्टी के द्वारा ऊपर से कुछ गाइडलाइन इशू की जाए तो फिर लोअर लेवल पे उन गाइडलाइंस को मान लिया जाए। ठीक है, और नहीं माना जाए तो 10th शेड्यूल का प्रोविजन मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। बट यस, उसमें भी अगर 2/3 मेंबर्स नहीं मानते हैं तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कारण कि 2/3 का मतलब क्या हो गया, वो डिसीजन मेकिंग पॉसिबल हो जाती है। वो दूसरी पार्टी के साथ जाना चाहते हैं अपनी पार्टी को छोड़ करके, तो वो मर्जर कंसिडर कर लिया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से विप को मोर और लेस अप्रूवल मिला है जुडिशरी का कि भाई विप तो एक तरीके से बाइंडिंग है, मेंबर्स को मानना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट महाराष्ट्र की बात की। महाराष्ट्र का ही केस आपके सामने है। डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और गार्जियन मिनिस्टर, ये दो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इनको हम समझेंगे। बट यस, कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट तो देखो कुछ और था, बट अभी रिसेंटली क्या होता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन लगाई जाती है 2024 में, और वो पिटीशन कुछ ऐसी थी कि जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स हैं वो बोले केवल और केवल दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को राजी करने के लिए बनाए जाते हैं और इनका कोई रेलेवेंस नहीं है, तो इस तरीके की पोस्ट को एक तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देना चाहिए। बट सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को रिजेक्ट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर होने की वजह से, ठीक है, चीफ मिनिस्टर होते ही हैं, उनके साथ में डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर, जैसे अभी आप देखो नीतीश कुमार बने हैं बिहार के चीफ मिनिस्टर, तो उनके साथ में 2 चीफ मिनिस्टर बना दिए, 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाए हैं। अगर हम यहाँ की बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में भी आप देखो एकनाथ शिंदे जी हैं, वो तो प्राइम चीफ मिनिस्टर हो गए, और देवेंद्र फडणवीस जी हैं, वो साथ के अंदर क्या बन गए इनके डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। एग्जैक्टली आप हरियाणा में देख सकते हो। तो ये पिटीशन कुछ ऐसी थी कि बोलो कॉन्स्टिट्यूशन में जब मेंशन्ड ही नहीं है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर के बारे में, तो इस तरीके से पोजीशन को हटा ही देना चाहिए ना। बट वही बात है, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को डिसमिस कर दिया। नॉर्मली देखा जाए तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट कब निकाली जाती है? वैसे देखा जाए तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर स्टेट लेवल पे, और सेंट्रल लेवल पे बात करें तो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर। पर जब हम इंडिपेंडेंट हुए थे ना, तभी आप देखोगे कि पटेल जी, सरदार पटेल जो थे, वो फर्स्ट डेप्यूटी पीएम बनते हैं। तो यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी होती है जब एक इंडिविजुअल का कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा हो जाए कि उसको आप रिकॉग्निशन देना चाहते हो, बट वही चीज है कि उनके अलावा आपने किसी को एक पावरफुल पोजीशन पे बिठा दिया, तो दूसरे इंडिविजुअल को भी कहीं ना कहीं फिर वो एक रिस्पेक्ट देने वाली बात आ जाती है। ये एक पॉलिटिकल अटेंशन, एक तरीके से पॉलिटिकल अप्रोच है, जिसमें सरदार पटेल जी को डेप्यूटी पीएम बनाया गया था। एग्जैक्टली लाल कृष्ण आडवाणी जी को भी डेप्यूटी पीएम बनाया गया था। और मोरारजी देसाई जी के टाइम पे जब सरकार बनी थी 1978 वाले टाइम पे, 77-78 जनता सरकार, ठीक है, उसके टाइम पे मोरारजी देसाई तो पीएम तो थी, उनके अलावा चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम, इन दोनों को डेप्यूटी पीएम बनाया गया था। तो कहने का मतलब ये था कि भाई ये जो चीजें हैं, ये चीजें नो डाउट कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन्ड नहीं है, बट यस इनका अपने आप में एक इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रहता है। ध्यान रखें, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये जो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स की अगर बात करें, ठीक है, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स की बात करें तो उनके बारे में कहीं प्रोविजन नहीं है। बट यस, आर्टिकल 163 साफ साफ क्या कहता है कि गवर्नर जो है वो स्टेट के हेड है। स्टेट मतलब हमारे जो स्टेट्स है, राज्य हैं, उनकी बात कर रहे हैं, हेड ऑफ द स्टेट है, और उनको काम करने में एड एंड एडवाइस प्रोवाइड की जाएगी एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा, जिसके लीडर होंगे चीफ मिनिस्टर। तो चीफ मिनिस्टर के बारे में और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के बारे में मेंशन किया हुआ आर्टिकल 163 में। और आर्टिकल 164 क्या कहता है कि जी
गवर्नर जो हैं वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करेंगे और चीफ मिनिस्टर की एडवाइस के आधार पर गवर्नर बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करेंगे। अब ये डिपेंड किस पे करता है, ये है देखो कि अगर किसी पार्टी के पास में क्लियर कट मेजॉरिटी है तो वो सरकार वैसे ही बना लेगी, ऑटोमेटिकली उसके लीडर को गवर्नर जो है वो चीफ मिनिस्टर बना देंगे। अब अगर किसी एक पार्टी के पास में क्लियर मेजॉरिटी नहीं है तो क्या होगा, कॉलिशन, गठबंधन। तो जिस भी गठबंधन के पास में ज्यादा सीटें होंगी उसमें जो लीडर होगा उसको गवर्नर ऑटोमेटिकली क्या बना देंगे, एक तरीके से चीफ मिनिस्टर। और फिर बाद में उस चीफ मिनिस्टर की एज पर द गाइडलाइन, एज पर द एडवाइस, फिर बाद में गवर्नर जो है वो अपॉइंट करते चले जाएंगे बाकी मिनिस्टर्स को। इस तरीके का मैकेनिज्म है। अब ये डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर वाला जो मैकेनिज्म है, इसको मोर और लेस समझने के लिए हमें इतना ही देखना है कि इनकी पोस्ट का एक तरीके से स्टेटस क्या रहता है। देखो, चीफ मिनिस्टर के अलावा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, ठीक है, उसमें जो भी सीनियर मोस्ट और सबसे इफेक्टिव पर्सनालिटीज होती हैं वो चीफ मिनिस्टर के बिल्कुल कैबिनेट में चले जाते हैं। कैबिनेट का मतलब हो गया एकदम सबसे पावर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी एक हिस्सा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने में सक्षम है। आप देखोगे कि कैबिनेट में जो मिनिस्टर्स होते हैं उन्हीं में से एक इंडिविजुअल को डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना दिया जाता है, पहली चीज तो। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो इंडिविजुअल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बन गया उसकी पोजीशन कैबिनेट मिनिस्टर्स के इक्विवेलेंट रहती है, सैलरी हो, पोजीशन हो, स्ट्रेंथ हो, जो कुछ भी हो, ठीक है। तो एक तरीके से ये ध्यान रखना है। बट यस, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी इस तरीके का प्रोविजन नहीं है कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर या डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर बनाए जाएंगे। बट यस, प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का प्रोविजन है वो आर्टिकल 163 और आर्टिकल 164 में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से सारा आ गया। तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर का तो मोर और लेस आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर हम बात करते हैं गार्जियन मिनिस्टर की। अभी क्या होता है कि महाराष्ट्र में अजीत पवार जी को गार्जियन मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंट कर दिया जाता है। अब गार्जियन मिनिस्टर क्या होता है, अगेन इनके बारे में भी कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है, और चीफ मिनिस्टर और कैबिनेट मिनिस्टर के जिस तरीके से मेंशन आपको मिल जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 163 एंड 164 में, उस तरीके से इनका प्रोविजन नहीं मिलेगा। अगेन डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की तरह हो गए, बट इनका काम करने का थोड़ा तरीका अलग होगा। वो क्या है, देखो, जब एक डिस्ट्रिक्ट या कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में गवर्नमेंट के द्वारा बनाई हुई कोई भी पॉलिसीज हैं, कोई भी स्कीम्स हैं, कोई भी आप कह सकते हो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करने की बात है, तो उन डिस्ट्रिक्ट्स में प्रॉपर काम हो रहा है या नहीं हो रहा, उस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए जब आप एक इंडिविजुअल को जो कि आपके पास में ऑलरेडी इलेक्टेड है, जो कि विनिंग पार्टी के पास में है, साथ हैं, तो उनको फिर वहां पर आप गार्जियन मिनिस्टर के तौर पे अपॉइंट कर सकते हो, जो कि मोर और लेस ये टारगेट रखते हैं कि जो कुछ भी सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रहा है या नहीं। तो गार्जियन मिनिस्टर का मोर और लेस काम क्या हो गया कि किसी भी स्टेट में कोई एक डिस्ट्रिक्ट या फिर ग्रुप ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स में गवर्नमेंट के द्वारा चलाई हुई स्कीम्स एंड पॉलिसीज के बारे में नजर रखना कि वो प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो रही है या फिर नहीं। तो ये चीज यहां पर हमें एक और देखनी थी। अगेन मैं लास्ट में बता देता हूं इस आर्टिकल में कि डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर और गार्जियन मिनिस्टर के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी मेंशन्ड नहीं है। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है रिजर्वेशन ऑफ वुमेन इन लेजिस्लेचर। अभी आपको पता है नारी शक्ति वंदन अधिनियम वो पारित हुआ, स्पेशल सेशन बुलाया गया था, ठीक है, और ये पारित होकर के अल्टीमेटली प्रेसिडेंट की एसेंट भी मिल गई। तो ये क्या बन गया, 106 या फिर कहो 106th अमेंडमेंट एक्ट बन गया, जिसके तहत प्रोविजन क्या है कि महिलाओं को लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दैट मीन्स विधानसभा में, और दिल्ली की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें 33% तक रिजर्वेशन जो है वो दिया जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, ये 33% रिजर्वेशन है ना, ये अलग से निकाल के नहीं दिया है। मान लो SCs के लिए, STs के लिए ऑलरेडी रिजर्वेशन है, तो उस रिजर्वेशन के अंदर भी 33% महिलाओं को रिजर्वेशन का प्रोविजन किया है। इसका मतलब ये हो गया कि जनरल कैंडिडेट मतलब कैटेगरी से या जनरल सीट से जो लोग इलेक्ट होकर के आए वहां तो 33% आप रिजर्वेशन दोगे, बट SC ST के अंदर भी ये देखोगे कि वहां पर भी 33% उनकी जितनी भी सीटें हैं SC ST की उनमें भी उनका भी 33% रिजर्वेशन हो जाए। तो ओवरऑल जो देखा जाए वो ये देखा जाएगा कि हाँ भाई 33% से ज्यादा ऊपर महिलाओं की प्रेजेंस, मतलब उसके लिए रिजर्वेशन दे दिया जाए। कम से कम 33% तो महिलाएं रहें। SC ST की सीट पर जो लोग इलेक्ट होकर के आ रहे हैं, इसका मतलब कि SC की सीट पर जो लोग आ रहे हैं उनमें से 33% महिलाएं होंगी जो कि SC से बिलोंग करेंगी, 33% महिलाएं होंगी जो कि ST से बिलोंग करेंगी, जो ST की सीटें हैं उनमें, राइट। और ओवरऑल देखा जाए
तो 33% रिजर्वेशन प्रोविजन किया ही जा रहा है। तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब देखो पॉइंट ये है कि यहाँ पर ये जो महिलाओं को रिजर्वेशन दिया गया है, इसके बारे में क्या पहले कोई एफर्ट नहीं किया गया था, या फिर हम ये कहें कि अभी करंट सिचुएशन क्या है? देखो इस बारे में एफर्ट्स तो पहले भी हुए, 96, 98, 99 और 2008 में 4 बार ऑलरेडी बिल्स इंट्रोड्यूस हो चुके थे। बट हुआ क्या, 96, 98, 99 में तो लोकसभाएं ही स्टेबल नहीं थी। आपको पता है ना कि किस तरीके से कोalition सरकारें चल रही थी उस टाइम पे, एक भी सरकार नहीं टिक पा रही थी। अटल जी तो 3 बार प्राइम मिनिस्टर बन गए थे उस टाइम पे, एक बार 13 दिन, एक बार 13 महीने, और एक बार आपको पता ही है फिर लंबा टेन्योर लेते हैं तो 1999 से 2004 तक का, ठीक है, एनडीए की जो गवर्नमेंट थी। और उसके अलावा आप देख सकते हो कभी इंद्र कुमार गुजराल बनते हैं, कभी एचडी देवेगौड़ा बनते हैं, ठीक है, छोटे छोटे ड्यूरेशन के लिए। तो उस टाइम पर तो वैसे काम नहीं चला। और 2008 में जो बिल इंट्रोड्यूस हुआ था वो राज्यसभा में पास हो गया, बट लोकसभा जो थी वो डिसॉल्व हो गई, इस वजह से वो फेल हो गया। बट अल्टीमेटली अब ये जो बिल है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिसमें 33% रिजर्वेशन देने की बात की गई है, वो फिर पारित हो गया, प्रेसिडेंट ने एसेंट दे दिया। ध्यान रखना, एक बार इसमें जो रिजर्वेशन का प्रोविजन है वो 15 साल के लिए किया गया है। 15 साल के लिए कैसे, आपको वैसे पता होगा SC STs के लिए जो रिजर्वेशन है वो शुरुआत में केवल 10 साल के लिए ऐड किया गया था। पर अब क्या होता है, हर बार पार्लियामेंट में सेशन आता है और अमेंडमेंट कर दिया जाता है, और 10-10 साल का एक्सटेंशन देते हुए इतने सालों तक रिजर्वेशन कंटिन्यू आता चला गया। और इसी तरीके से आगे भी देखा जाएगा कि अगर महिलाओं का प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन नहीं हो पाया तो ये 15 साल का जो टेन्योर हो सकता है इसको आगे भी एक्सटेंशन मिलता रहे। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है, कौन कौन से प्रोविजंस डाले गए हैं वो हमें अभी समझना है। और उसको जानने से पहले हमें ये भी जानना जरूरी है कि अभी करंटली लोकसभा में कितनी महिलाएं हैं। देखो जब हम लोकसभा की बात करें तो फर्स्ट लोकसभा जो कॉन्स्टिट्यूट हुई थी नेहरू जी के टाइम पे, उस टाइम पर महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में था ओनली 5%, जो कि अभी करंट लोकसभा की बात करें, ठीक है, 17वीं जो लोकसभा चल रही है, इसमें लगभग 15% रिप्रेजेंटेशन है महिलाओं का। इसका मतलब 33% से तो अभी बहुत पीछे है। और स्टेट असेंबलीज की बात करें तो ओवरऑल जितनी भी असेंबलीज हैं उसमें उनमें महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन ओनली 9% है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं बहुत डाउन है, इसको अपलिफ्ट करना बहुत ज़रूरी था। इस पॉइंट ऑफ व्यू से बिल पारित हुआ। अब देखो बात ऐसी है कि यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस इस बिल के देखें तो वो कौन कौन से हैं, या फिर इस एक्ट के, बिल नहीं बोलना है, एक्ट, क्योंकि पारित हो चुका है, प्रेसिडेंट की एसेंट मिल चुकी है। बट इस इंप्लीमेंटेशन में थोड़ा टाइम लगेगा। क्यों लगेगा वो मैं बताऊंगा आपको। पहले हम समझ लेते हैं इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स में चेंजेस लाया गया है। देखो आर्टिकल्स जोड़े गए हैं। आर्टिकल 330A, उसमें सीधा प्रोविजन है कि हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन का भी प्रोविजन है, जो मैं आपको बता चुका हूं। कैसे कि SC STs को ऑलरेडी जो रिजर्वेशन मिला हुआ है उसमें भी ये देखा जाएगा कि 1/3 महिलाएं जो हैं वो SC वाली सीटों में तो SC कम्युनिटी से आए और ST वाली सीटों में ST कम्युनिटी की महिलाएं आए। क्लियर है। आर्टिकल 332 के तहत अगर देखें तो स्टेट असेंबलीज में यही 1/3 प्रोविजन कर दिया है। ठीक है जी। इसके अलावा आर्टिकल 239 से ये NCT दिल्ली की जो यहाँ की लेजिस्लेचर है उसके लिए, और आर्टिकल 334A में क्या कह दिया कि महिलाओं के रिजर्वेशन की बात इम्प्लीमेंटेशन होगी। बट वो इम्प्लीमेंटेशन कब होगा, फर्स्ट ये एक्ट पारित होने के बाद में जो फर्स्ट सेंसस होगी उसके बाद में, और प्लस सेंसस के बाद में जो डिलिमिटेशन होगा उसके बाद में। इसका मतलब क्या हुआ कि पहले तो जनगणना होगी और जनगणना में पता पड़ेगा कि एक्चुअल में कहाँ पर कितने वोटर्स हैं, और उसके हिसाब से फिर लोकसभा की जो सीटें हैं वो हो सकता है कि आप रिकॉन्स्टिट्यूट करो, क्योंकि आपको पता है कि पॉपुलेशन अगर बढ़ गई तो आपको बाउंड्रीज तो चेंज करनी पड़ सकती हैं। तो वो डिलिमिटेशन का काम हो गया कि हाँ भाई किस चुनाव क्षेत्र में कितने वोटर्स होंगे। वो काम होने के बाद में फिर ये एक्ट इम्प्लीमेंटेशन में आएगा, और इम्प्लीमेंटेशन का टेन्योर मैंने आपको बता दिया कि शुरुआत में 15 साल का रखा गया है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ये सारा काम जो है आगे होने में अभी टाइम लगेगा, क्योंकि अभी सेंसस ही नहीं हुई 2021 की, आपको पता है। और उसके बाद में डिलिमिटेशन होगा, डिलिमिटेशन के बाद में फिर फाइनल होगा कि कहाँ पर कितनी सीटें किसको मिलेंगी। अच्छा, एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि एक बार रिजर्वेशन के लिए जो सीटें फिक्स हो गई, अगर उनको चेंज करना है तो वो कब होगा, जब अगली बार डिलिमिटेशन होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि एक बार चुनाव क्षेत्रों की लिमिट्स या बाउंड्रीज फाइनल हो गई तो उसके बाद में तो चलो ठीक है कि आप इस एक्ट को इम्प्लीमेंट कर दोगे। बट फर्दर जब कभी भी फ्यूचर में अगर डिलिमिटेशन कहीं पे होता है तो वहां पर रिजर्वेशन से रिलेटेड भी, इस पर्टिकुलर वुमेन रिजर्वेशन की हम बात कर रहे हैं, तो वहां पर वो चेंजेस आएंगे। बाकी देखा जाए तो SC ST की रिजर्वेशन में भी मोर और लेस टाइम टू टाइम चेंज आता रहता है। जैसे मैंने बताया हर 10 साल में वो तो
एक्सटेंड करते चले जा रहे हैं, ठीक है जी। पर यस, अभी उसमें रिजर्वेशन में कोई चेंज आया नहीं है ना, परसेंट मोर और लेस उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से देखा जाता है। बट 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अपनी तरफ से नया ही स्टैंडर्ड सेटल कर दिया, वो नया तो नहीं कह सकते, 2010 का है। उसमें ट्रिपल टेस्ट का कॉन्सेप्ट डाल दिया, और ये चीज़ हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ट्रिपल टेस्ट क्या है? ट्रिपल टेस्ट में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने वैसे तो लोकल बॉडीज में जो रिजर्वेशन की बात है उसको लेकर के कहा था कि ओबीसीज को जो रिजर्वेशन दिया जाता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में या अर्बन लोकल बॉडीज में, तो वहां पर कहीं ना कहीं ये देखने की जरूरत है कि ये ट्रिपल टेस्ट पास कर पाते हैं या नहीं। अगर कर पाते हैं तो रिजर्वेशन दो, अदरवाइज रिजर्वेशन देने की जरूरत नहीं है। अब ये ट्रिपल टेस्ट क्या है? सबसे पहला काम तो ये कि सरकार के द्वारा एक कमीशन कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, और वो कमीशन है वो ये देखेगा कि जो भी टारगेटेड कम्युनिटी है वो कम्युनिटी एक्चुअल में अंडर रिप्रेजेंटेड है या फिर कहो कि कितना बैकवर्ड है वो, है ना। कि नो डाउट कि कोई कम्युनिटी जो है वो रिजर्वेशन का बेनिफिट उठा रही है या फिर उठाना चाहती है, ठीक है, बट उनकी बैकवर्डनेस को जाकर के देखा तो पता पड़ा कि नहीं, इतना बैकवर्ड तो नहीं है कि जिससे कि उनको रिजर्वेशन देना चाहिए। तो वो कमीशन कॉन्स्टिट्यूट करके सरकार की तरफ से इंक्वायरी होगी, पहला काम तो। दूसरा ये देखा जाएगा कि कितना परसेंट रिजर्वेशन उसको देना अलाउ है, कितना परसेंट रिजर्वेशन उसको देना चाहिए उस पर्टिकुलर कम्युनिटी को। जैसे ओबीसीज की बात करें तो वो, अब यहाँ पर महिलाएं हैं तो महिलाओं के हिसाब से। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है ट्रिपल टेस्ट में कि जितना भी रिजर्वेशन का प्रोविजन है, जितनी भी टोटल सीटें हैं, उनमें 50% से ज्यादा रिजर्व्ड सीटें नहीं होनी चाहिए। तो ये तीन चीजें चेक करने का जो प्रोविजन है ये अभी बाकी है। कुछ एक्सपर्ट्स का ये कहना है, कहने का मतलब एक्ट पारित हो गया, एक्ट में जो प्रोविजंस है वो हमने देख लिए, बट ये ट्रिपल टेस्ट बोलो बाकी है। ये ट्रिपल टेस्ट जब होगा तब और क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में कहां पर कितना क्या रिजर्वेशन रहने वाला है। और ये चीज आई होप आपको अच्छे से समझ में आई होगी। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि आर्टिकल 334 के आधार पर SC ST और एंग्लो इंडियंस को रिजर्वेशन का प्रोविजन दिया हुआ है। अगर हम आर्टिकल 334 की बात करें तो उसमें एक सनसेट क्लॉज है, आर्टिकल 334, जिसमें आपने रिजर्वेशन दे रखा है किसको? SC ST एंड एंग्लो इंडियंस। अब एंग्लो इंडियंस वाला रिजर्वेशन है ना, वो तो देखो हो गया बंद, क्योंकि ये एक्सटेंशन देना चाहिए था 2019 में। 2020 में रिजर्वेशन जो था वो खत्म होने वाला था, ठीक है। इन सीटों की हम बात कर रहे हैं, लोकसभा की सीटों की। बट एक्चुअल में क्या होता है कि 2019 में रिजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट लाया जाता है, उसमें SC ST की सीटों को तो मोर और लेस वो की वो कंटिन्यूटी दे दी गई, है ना, बट उसमें एंग्लो इंडियंस के बारे में प्रोविजन नहीं डाला था। समझ गए? तो एंग्लो इंडियंस का नाम हम यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं। बट आर्टिकल 334 क्या कहता है कि 10 साल के लिए रिजर्वेशन दिया जाएगा, 10 साल के बाद में रिजर्वेशन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ये सनसेट क्लॉज है एक तरीके से। तो मोर और लेस यहाँ पर भी सनसेट क्लॉज 15 साल का डाल दिया। बट वही चीज है कि ये 10 साल वाला 10 साल में खत्म हो जाना चाहिए था, पर खत्म हुआ क्या? नो, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन मिलता रहता है। 10 साल कंप्लीट होने वाले होते हैं, उतने में तो अमेंडमेंट आप उठा करके देखो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे ज्यादा अमेंडमेंट जो हुए हैं वो मोर और लेस किसके लिए हुए हैं? रिजर्वेशन को एक्सटेंड करने से रिलेटेड, राइट। और इसी तरीके से बाकी समय बताएगा कि कितना क्या एक्सटेंशन है। बट कुछ क्रिटिक्स का ये भी कहना है कि भाई इम्प्लीमेंटेशन में आपने ये कह दिया कि डिलिमिटेशन होगा तब उसके बाद में होगा, तो बोला सेंसस ही नहीं हुई, फिर डिलिमिटेशन और फिर उसके बाद में आप रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट करोगे, जो इम्प्लीमेंट आप इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम के तहत करना चाह रहे हो। तो बोले इसमें तो बहुत टाइम लगने वाला है। बहुत का मतलब बोले ज़्यादा भी नहीं तो 2029 तक का टाइम निकल सकता है इसमें। अब देखो समय बताएगा इम्प्लीमेंट तो कब होगा, बट इसके जो प्रोविजंस थे वो हमने जान लिए। अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल आपका स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट। वैसे देखा जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल सेशन के बारे में कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं है, बट यस एक पॉइंट है जहां पर स्पेशल सिटिंग की बात की हुई है, वो भी हम समझेंगे। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने स्पेशल सेशन बनाया। क्यों बुलाया वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। ये नारी शक्ति जो वंदन अधिनियम है वो पारित करवाने के हिसाब से, ठीक है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेशल स्टेटस के स्पेशल सेशन के बारे में कुछ बोला हुआ है? नो। बट यस हमें ये चीज़ ध्यान रख लेनी है कि पार्लियामेंट का कोई भी सेशन अगर बुलाया जाता है, कोई भी अगर इस तरीके से मीटिंग बुलाई जाती है, जैसे कि आपको पता है हमारे पार्लियामेंट में 3 सेशंस होते हैं वैसे जनरली देखा जाए तो, ठीक है। साल के शुरुआती दिनों की बात करें तो जनवरी के लास्ट महीने से स्टार्ट हो जाता है आपका बजट सेशन, ठीक है। और वहीं फिर उसके बाद में मॉनसून के टाइम पे मॉनसून सेशन स्टार्ट होता है जो कि मोर और लेस जुलाई अगस्त तक चलता है लगभग, ठीक है। और फिर उसके बाद में विंटर सेशन होता है जो कि लगभग नवंबर दिसंबर के टाइम पे होता है।
तो इसमें सबसे बड़ा सेशन तो होता है आपका बजट सेशन, सबसे छोटा होता है आपका विंटर सेशन। तो अब की बार क्या होता है कि स्पेशल सेशन बुलाया गया, टारगेट ये था कि कैसे भी करके वो जो वुमेन रिजर्वेशन बिल है उसको पारित किया जाए। वैसे कयास तो कई लगाए गए थे, पता नहीं क्या क्या कि पीओके को ले लेंगे क्या नहीं ले लेंगे, बट यस वो कुछ और ही था जो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब देखो बात ऐसी है कि वैसे तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये सारा जो सेशंस को बुलाने का काम है या समन करने का जो काम है ये प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, और ये सारा काम आर्टिकल 85 के तहत होता है। ठीक है, प्रेसिडेंट जो है वो एमपीज को बोलते हैं कि हाँ भाई इस पर्टिकुलर डेट को आपका ये सेशन स्टार्ट होने वाला है, आपको आ जाना है। अब आप समझिए कि ये प्रेसिडेंट कर रहे हैं या प्रेसिडेंट जो है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय प्राइम मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस के आधार पर कर रहे हैं। अब ये डिस्क्रिशन तो है नहीं, तो इसका मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेड बाय प्राइम मिनिस्टर, इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनकी लीडरशिप में जो डिसीजन लिए जाते हैं वो मोर और लेस प्रेसिडेंट उसी को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, और उसी के आधार पर आप देखोगे आर्टिकल 85 जो है वो काम करता है। एक चीज हमें ध्यान रखनी है, आर्टिकल 85 ये कहता है कि साल के अंदर 12 महीनों की अगर हम बात करें ना तो उसमें कम से कम 2 मीटिंग्स होनी चाहिए, 2 सेशंस तो होनी चाहिए पार्लियामेंट के, कम से कम, ज्यादा चाहे कितने भी हो पर कम से कम 2। या फिर इसको हम दूसरे तरीके से देखें कि पार्लियामेंट के 2 सेशंस के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है, वो हो सकता है 6 महीनों का। कितना हो सकता है? 6 महीनों का। इसका मतलब कि 6 महीनों से ज्यादा गैप अगर आपको नहीं देना है तो कम से कम आपको 2 सेशन तो साल में बुलाने ही पड़ेंगे, तब जाकर के आपका काम चलेगा, राइट। तो इस तरीके से ये प्रोविजन हमें ध्यान रख लेना है, क्योंकि कैसे भी घुमा करके शब्दों का खेल खेल करके आपको फंसाया जा सकता है। अब सवाल ये है कि इस तरीके के शेड्यूलिंग का काम और ये कौन करता है। मैंने आपको बताया अभी कि प्रेसिडेंट नो डाउट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को नोटिफाई करते हैं, बट वो नोटिफाई करने से पहले एक पूरा प्रॉपर शेड्यूल तैयार किया जाता है, और वो शेड्यूल तैयार करने की जो अथॉरिटी है या फिर कहो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके पास में होती है, वो होती है कैबिनेट कमेटी है जिसका नाम है पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी। ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स, वो पूरा प्लान तैयार करती है कब क्या सेशन होगा, क्या डेट रहेगी, कितना ड्यूरेशन होगा, और फिर वो प्रेसिडेंट के पास जाती है। प्रेसिडेंट अकॉर्डिंगली फिर बाद में समन करते हैं सेशन को। ठीक है, ध्यान रखें। अच्छा, ये जो प्रोविजन है कि 2 सेशंस के बीच में 6 महीनों से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, या फिर हम ये कहें कि साल में 2 सेशंस तो आने ही चाहिए कम से कम, तो ये प्रोविज़न हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 के आधार पर ऐड किए हैं, ये हमें ध्यान रख लेना है। फिर बात आती है पार्लियामेंट, ये जो कैबिनेट कमिटीज़ की बात करते हैं। कैबिनेट का मतलब मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, वो स्टेट लेवल की बात की थी, बट यस हम बात कर रहे हैं अभी सेंट्रल लेवल की। तो कैबिनेट कमिटीज़ वो कमिटीज़ हैं जिनके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो टॉप मोस्ट लीडर्स होते हैं, 10, 15, 16 जितने भी हो सकते हैं, वो लोग वहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। हो सकता है ज़्यादा भी हो, 20 तक भी पहुँच सकता है। तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने के लिए आपके पास में कैबिनेट की कमिटीज़ होती हैं। उनका काम क्या है कि एक तरीके से प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम हो सके, जल्दी से जल्दी डिसीजन लिए जा सकें, क्योंकि हर किसी आप कह सकते हो कि मेंबर के पास में एक्सपर्टीज़ नहीं होती है, तो ये कमेटीज़ कहीं ना कहीं बहुत क्विक डिसीजन ले पाती हैं। अगर मिनिस्टर और डिपार्टमेंट्स के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको रिजॉल्व करना, ठीक है, एफिशिएंसी लाना गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में, इसके लिए कमिटीज़ बनाई जाती है। और वो कमिटीज़ के नाम देखोगे यहाँ पर, सिक्योरिटी कमेटी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, ठीक है, पॉलिटिकल अफेयर्स की कमेटी, इकोनॉमिक अफेयर्स, अपॉइंटमेंट कमेटी, पार्लियामेंट्री अफेयर। पार्लियामेंट्री अफेयर की अगर बात करें ना तो अभी फिलहाल तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी है ना वो लीड करते हैं, बट इन सभी कमिटीज़ में एक इंपॉर्टेंट कमेटी है, दैट इज़ पॉलिटिकल अफेयर कमेटी। इसको प्राइम मिनिस्टर चेयर करते हैं, ये ध्यान रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेटी होती है कैबिनेट कमेटीज़ में से, जिसको चेयर करते हैं प्राइम मिनिस्टर। ये आपको थोड़ा सा और ध्यान रख लेना है, ठीक है। तो मोटी मोटी चीज़ें हमने देखी, ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट है आपका इम्यूनिटी टू लेजिस्लेचर या लेजिस्लेटर्स, लेजिस्लेचर नहीं लेजिस्लेटर। ये क्या मुद्दा है, ये देखो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। वैसे देखा जाए तो कैसे कि जो प्रिविलेजेस दी हुई है ना पार्लियामेंट के मेंबर्स को, है ना, और विधानसभा या फिर विधान आप कह सकते हो कि जो विधायिकाएं हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली या स्टेट लेजिस्लेचर्स, हम बात कर रहे हैं पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स की। तो वहाँ पर जो मेंबर सिलेक्ट होकर के आते हैं उनको आप प्रिविलेजेस देते हो। प्रिविलेजेस क्यों देते हो? अगेन मैंने बताया आपको कि वो एक प्रॉपर मैनर में डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स के ऊपर काम कर सके, अपनी बात उठा सके, सवाल जवाब कर सके, ठीक है ना। तो होता क्या है कि आर्टिकल 105 क्लॉज 2 और आर्टिकल 194 क्लॉज 2 ये पार्लियामेंट के मेंबर्स को
और स्टेट लेजिस्लेचर के मेंबर्स को प्रिविलेजेस देते हैं। जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट में भी हम बात करें तो हमने कौन सा मेथड अपनाया है भाई, पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया है। और स्टेट लेवल की बात करें तो वहाँ पर भी हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम अपनाया। पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब मैंने बता दिया आपको पहले भी कि एग्जीक्यूटिव्स है ना, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं लेजिस्लेचर के लिए, क्योंकि एग्जीक्यूटिव बनते कहाँ से हैं, जिसके पास में लेजिस्लेचर में मेजोरिटी है। लेजिस्लेचर में भी इफेक्टिवली बात करें सेंट्रल लेवल पे तो लोकसभा, और स्टेट लेवल पे तो विधानसभा, जिसको स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहाँ पर ये सिनेरियो क्या शो करता है कि प्रिविलेजेस जो दी हुई हैं मेंबर्स को, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं लोकसभा में या फिर राज्यसभा में या फिर विधानसभा में या फिर विधान परिषद में, तो उनके द्वारा अपनी प्रिविलेजेस का कैसे यूज किया जा रहा है, किस तरीके से उनको इम्यूनिटी मिली हुई है कि जो कुछ भी वो कर रहे हैं विद इन द प्रीमाइसेस ऑफ द हाउस, तो उनको कहीं ना कहीं बचाव दिया हुआ, प्रोटेक्शन दी हुई है। बट उस प्रोटेक्शन के चलते कई गड़बड़ हो जाते हैं। जैसे अभी रिसेंटली देखें तो झारखंड असेंबली का केस है कि वहां पर ब्राइब का केस सामने आया, ठीक है, ब्राइब का। अभी हमने शुरुआत जो की थी इस पर्टिकुलर, आप कह सकते हो शुरुआत तो क्या मतलब, बीच में आपने देखा कि एक हमारा ऑलरेडी एथिक्स कमेटी का एक वो केस भी आया था जिसमें क्या कहा गया कि कैश फॉर क्वेरी वाला जो पोर्शन है ये कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का वायलेशन कंसिडर होना चाहिए। अब होता क्या है कि 1998 में एक केस है, 1998 का केस है, केस का नाम है पीवी नरसिम्हा राव केस। अब उस केस में क्या होता है कि कैश फॉर क्वेरी का जो कॉन्सेप्ट था वो चैलेंज होता है और वो मुद्दा गया 5 जजेस की बेंच के सामने। इसका मतलब ये हो गया कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पैसा दिया जाता है एक पॉलिटिकल पार्टी XYZ के द्वारा, और ये बोला जाता है कि तेरे को आपको पैसा दे दिया गया है और आप ये इस तरीके से वोट करोगे या फिर ये सवाल आपको पूछना है जब भी आप हाउस में जाओ। तो वो XYZ पार्टी है, वो क्या सोच रही, वो क्या प्लान लेकर के चल रही है कि पैसे के बदले MP को हमने हमारे हिसाब से चला लिया। अब ये बताओ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल का एक तरीके से वायलेशन है कि नहीं। बट जब ये केस सुप्रीम कोर्ट में गया तो 5 जजेस की बेंच ने क्या कह दिया कि जी देखो ये सारा मामला जो है ये विद इन द प्रीमाइसेस ऑफ पार्लियामेंट हुआ है, तो इस केस में यहाँ पर हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस का ब्रीच या फिर पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के रहते हुए हम कोई स्टेटमेंट या कोई कमेंट नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये हो गया कि एक MP अगर ब्राइब लेकर के, पैसा लेकर के अपने स्टेटमेंट्स इस तरीके से दे रहा है जैसा कि उस पैसे देने वाली पार्टी ने कहा था, तो इस केस में पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस उनको प्रोटेक्शन दे रही है। और ये बात सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच ने उस टाइम पे कह दी थी कि बोले इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब वैसे देखा जाए तो मॉरली अगर हम सोचे तो कितना गलत बात है ना, बट यस ये चीज हुई थी। अब क्या है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो DY चंद्रचूड़ जी है, उन्होंने ये कहा कि देखो अब 7 जजेस की बेंच, क्योंकि उस टाइम पे 5 जजेस की बेंच थी, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में जब कभी भी कोई जजमेंट आता है तो अगर उस जजमेंट को आप कह सकते हो ओवरटर्न करना, चेंज करना है, तो आपको ज्यादा स्ट्रेंथ की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच आपको बिठानी पड़ेगी। तो यहां पर 5 थे, तो अब आपको कितना बिठाना पड़ेगा, कम से कम 7 की। ज्यादा की बिठाओ, 9 की बिठाओ, 11 की बिठाओ, वो एक बात अलग है, बट कम से कम तो आपको 7 की बिठानी पड़ेगी। आई बात समझ में? क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 145 है ना, उसमें क्लॉज 3 ये कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को जब भी इंटरप्रेट करने की कोई बात आए तो सुप्रीम कोर्ट की 5 जजेस की बेंच है वो कॉन्स्टिट्यूट होगी, उससे कम की कोई काम नहीं करेगी, राइट। अब 5 वाली ने तो कह ही दिया था कि हाँ भाई इस तरीके से कैश फॉर क्वेरी अगर चल रहा है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस है, क्योंकि विद इन द प्रीमाइसेस ऑफ पार्लियामेंट हो रहा है और बंदा इलेक्टेड है तो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकता है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। बट प्रॉब्लम यहाँ पर आ रही है कि इस तरीके की एक्टिविटीज को तो कम से कम सवालों में लाना चाहिए ना। और ये बात आप देखोगे कि ये जो 5 जजेस की बेंच ने 1998 में जो बात बोली थी ना, उसमें 3 जजेस ने तो नो डाउट ये बात बोल दी। अब देखो आपको पता है कि मेजोरिटी वाला मामला आ गया, 5 में से 3 ने ये कह दिया कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, विद इन द प्रिविलेजेस है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट 2 ने क्या कह दिया कि कम से कम ये ब्राइब वाले केस हैं, इनको तो कम से कम प्रिविलेज में मत रहने दो, इनके तो खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए। और यही बात अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी ने कंसिडर की, और इसी बात को ध्यान रखते हुए 7 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कॉन्स्टिट्यूट की है। और उसमें ये टारगेट है कि भाई ये जो 1998 का जो जजमेंट है इसको हम एक बार रिव्यू करेंगे कि कहीं हमने गड़बड़ तो नहीं कर दी थी उस टाइम पे। और ये देखो सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि अपने खुद के जजमेंट्स को वो रिव्यू कर सकते हैं।
राइट। तो कुल मिलाकर के आर्टिकल 105 क्लॉज 2 जिसमें एमपीज को प्रिविलेज मिली हुई है, आर्टिकल 194 क्लॉज 2 ये एमएलएज को प्रिविलेज देती है। तो उन चीजों को रिव्यू करने का जो काम है वो अब यहां पर होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से इस पर्टिकुलर वीडियो में आपके लिए इंपॉर्टेंट जो भी आर्टिकल्स थे वो हमने डिस्कस किए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।